ओके, सो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोग नोटिस करते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे ऑर्गेनल्स के बारे में बात की थी, राइबोसोम्स तक हम लोगों ने बात की थी। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि सेल, जो बायोमोलिक्यूल्स और सेल, ये बेसिक चीजें हैं। ऑब्वियसली उन सादी सादी कंसेप्ट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे। देखो, सेल्स में कुछ छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं जिनका बहुत बड़ा होता है। जैसे एनिमल सेल है, उसमें सेल वॉल तो होता नहीं है। तो क्या बेटा, कोई भी एनिमल सेल जिसके बारे में आप बात करते हो, उसमें अगर रिजिड सेल वॉल नहीं है तो यार उसको जो प्रॉपर स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क मिलता है ना, वो क्यों मिलता है, कैसे होगा? तो जैसे हमारे बॉडी में स्केलेटन होता है, वैसे सेल के अंदर भी स्केलेटन पाया जाता है। इसको हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ आपके सामने बेटा इंटरमीडिएट फिलामेंट एक टर्म देखने को मिलती है। यहाँ पे आप देख सकते हो इंटरमीडिएट फिलामेंट। दूसरा बेटा माइक्रोट्यूबुल्स, और तीसरा है एक्टिन फिलामेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो इनको हम लोग तीन अलग अलग प्रकार से देखते हैं। देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स। वन इज इंटरमीडिएट फिलामेंट, देन माइक्रोट्यूबुल्स, एंड दीज आर व्हाट द माइक्रोफिलामेंट्स, इनको हम लोग कहते हैं। ठीक, हम लोगों ने मसल्स के बारे में अगर कभी पढ़ा हो आप लोगों ने, तो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन जो भी होता है, वो एक्टिन फिलामेंट्स की वजह से या माइक्रो फिलामेंट्स की वजह से होता है। हम फ्लैजेला के बारे में पढ़ते हैं इन केस ऑफ फॉर द यूकैरियोटिक, जो फ्लैजेला होते हैं या सेंट्रियोल होते हैं। या जब आप सेल डिवीजन के बारे में पढ़ते हो, एक सेल जब डिवाइड होता है तो उसके क्रोमोसोम जो है दो अलग अलग पोल्स की तरफ बेटा पुश किए जाते हैं। तो उसके लिए स्पिंडल बनता है, स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। तो ये स्पिंडल फाइबर बनाने वाले माइक्रो ट्यूबुल्स या है ना, आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, एंड देन लास्ट में बेटा इनको हम लोग इंटरमीडिएट फिलामेंट बोलते हैं। अभी देखो, आपने ये नाम जरूर सुना होगा, मे बी हेयर के शैम्पू के एड में आपने देखा होगा, केराटिन, है ना। इफ यू हैव लर्नड अबाउट दिस केराटिन। ठीक है, तो केराटिन भी एक ऐसा ही कंपोनेंट है जो कि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स बनाता है। तो एक्चुअली इट इज अ नेटवर्क ऑफ द filamentous proteinaceous structures present in the cytoskeleton। इंटरमीडिएट फिलामेंट में केराटिन है, माइक्रोट्यूबुल्स में ट्यूबुलिन नाम का प्रोटीन होता है, एक्टिन फिलामेंट्स में एक्टिन नाम का प्रोटीन है। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग बेटा प्रोटीन्स से ये फिलामेंट बनते हैं। इनके डायमीटर से, इनके डायमेंशंस थोड़े कम ज्यादा होते हैं, इसीलिए इनके साइजेस जो है, एक को हम लोग माइक्रो फिलामेंट बोल रहे हैं इसको, एक को हम माइक्रोट्यूबुल कर रहे हैं, एक को हम लोग इंटरमीडिएट कहते हैं। ठीक है, ये लगभग 6 माइक्रोमीटर नैनोमीटर इतना बेटा इनका साइज होता है, डायमेंशन होता है। ये अप्रोक्सीमेटली 20 नैनोमीटर के रेंज में आते हैं, और ये जो है ये 10 to 15 नैनोमीटर के रेंज में आते हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे है। इंटरमीडिएट इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि उनकी रेंज थोड़ी सी है ना, इन बिटवीन है। ठीक है, तो सबसे बड़े होते हैं माइक्रोट्यूबुल, सबसे छोटे होते हैं माइक्रोफिलामेंट्स। एंड इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ, सपोर्ट, मोटिलिटी, फ्लैजेला में है तो मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल एक्सेट्रा, ये सारे काम साइटोस्केलेटन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चों, यहाँ पे हम लोग देखें तो अब देखो, अब जैसे हमने साइटोस्केलेटन के बारे में बात की, तो मैंने डेफिनेटली आपको ये वर्ड बताया माइक्रोट्यूबुल के बारे में। तो माइक्रोट्यूबुल जो है, जिसमें कौन सा प्रोटीन होता है, फिर से हम लोग बात करते हैं, ट्यूबुलिन नाम का प्रोटीन होता है। माइक्रोट्यूबुल्स में ट्यूबुलिन नाम का प्रोटीन होता है। तो देखो, हमारे सेल्स मूवमेंट करना चाहते हैं, जब भी वो मूवमेंट करना चाहते हैं तो उनके पास कुछ न कुछ अपेंडेजेस होंगे। जैसे अपेंडेजेस, इलिया, सीलिया एक अपेंडेज है, फ्लैजेला भी एक टाइप का अपेंडेज है। कभी अगर आप लोगों ने पैरामीशियम नाम का एक ऑर्गेनिज्म के बारे में शायद सुना हो। ठीक है, तो पैरामीशियम के ना एक सिंगल सेल के ऊपर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्शंस आपको देखने को मिलते हैं। ये जो प्रोजेक्शंस है बेटा, इनको हम लोग कहते हैं सिलिया। इनको हम लोग कहते हैं सिलिया। इवन अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा अबाउट दिस स्ट्रक्चर, ठीक है, ये है बेटा ह्यूमन स्पर्म। तो अगर आप ह्यूमन स्पर्म को देखोगे तो यहाँ पे आपको एक लेंथ टेल आपको देखने को मिलती है। ये टेल क्या है? ये टेल है फ्लैजेला। तो ऑब्वियसली जो भी मूवमेंट्स होते हैं, मूवमेंट के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो सीलिया और फ्लैजेला
इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपको शायद क्वेश्चन आएगा तो आपका आंसर पहले तो सीधा क्लियर होना चाहिए कि इट इज मेड अप ऑफ समथिंग दैट इज कॉल्ड एज व्हाट द ट्यूबुलिन प्रोटीन, क्योंकि इसमें माइक्रोट्यूबुल्स के अरेंजमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। माइक्रोट्यूबुल के अरेंजमेंट होते हैं, देखो दो सेंटर में होते हैं माइक्रोट्यूबुल, ठीक है, और आपको पेरीफेरी में बेटा डबलेट देखने को मिलेंगे, 9 डबलेट देखने को मिलेंगे। तो हमें हमेशा फॉर्मूला पूछा जाएगा तो आंसर देना है बेटा 9+2, ये अरेंजमेंट आपको माइक्रोट्यूबुल्स का अरेंजमेंट जो है आपको देखने को मिलेगा। तो क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं? नंबर 1 है ना कि ये किस चीज से बना है, द आंसर इज ट्यूबुलिन प्रोटीन। दूसरा, सीलिया और फ्लैजेला का जो माइक्रोट्यूबुल का फॉर्मूला होता है वो क्या है? तो आपका आंसर है बेटा 9+2, दिस इज द अरेंजमेंट। 2 है मतलब दो जो है बिल्कुल सेंटर में पाए जाते हैं, और 9 जो कपलेट्स होते हैं जो आपको पेरीफेरी में देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द सिंपलेस्ट थिंग। अगर आप बी ये डायग्राम देख पा रहे हो तो उसमें सेंटर में कुछ भी नहीं है, सेंटर का जो माइक्रोट्यूबुल है वो मिसिंग है, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो ये एकदम टिप के पास आते आते बेटा आपको सेंटर में ये चीज देखने को मिलती है कि, है ना। बट यहाँ पे एक चीज है, देखो सेल के अंदर जहां से फ्लैजेला अराइज होता है, इसकी लेंथ बहुत है आगे, ठीक है, जहां से फ्लैजेला अराइज होता है उसके जो बेस में होता है ना, ये होता है सेंट्रियोल, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं बेसल बॉडी। अब इसका मैकेनिज्म बहुत ही जबरदस्त है, ठीक है, मतलब इसका जो इंजीनियरिंग है स्ट्रक्चरल, वो बहुत ही क्लासिक है बेटा। मतलब अभी आप कभी इसको पढ़ोगे तो आपको समझने का मौका मिलेगा कि यार किस तरह से ये रोटेट होता है ना, किस तरह से इसका जो एक्टिविटी चलती है, मोटर एक्टिविटी चलती है, डाइनिन प्रोटीन्स कैसे काम करते हैं, ठीक है। सो ये बहुत ही कमांडेबल डिजाइन है, आप देख सकते हो कभी आपको मौका मिले तो। अभी तो मैं उसमें इतने डेप्थ में हम जाएंगे ही नहीं, हम बिल्कुल सुपरफिशियल लेवल पे इस चीज को देख रहे हैं, ठीक है। देखो एक और क्वेश्चन आ सकता है कि सर सीलिया और फ्लैजेला में डिफरेंस क्या है? सिमिलैरिटी ये है कि दोनों में ही बेसल बॉडी होती है। सिमिलैरिटी ये है कि जो एक्सोनेमे होता है, एक्सोनेमे मतलब फिलामेंट उसका अरेंजमेंट 9+2 अरेंजमेंट होता है, ठीक है, ये सिमिलैरिटी है। बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है, देखो दो डिफरेंस आपको मान लो। पहला डिफरेंस है बच्चों कि जो सीलिया होते हैं वो छोटे होते हैं, दे आर द स्मॉल स्ट्रक्चर्स, और फ्लैजेला लॉन्गर होते हैं, लॉन्ग होते हैं, है ना, विच वर्क लाइक ए ओर्स, ओर जैसा काम करते हैं। मतलब देखो ऑल सीलिया विल मूव, है ना, इन ए कोऑर्डिनेशन मैनर, सारे एक जैसा, एक है ना, जैसे हम लोग मान सकते हैं, जैसे मूवीज में हम लोग देखते हैं सामने हीरो डांस करता है तो पीछे जो भी जितने भी बैक डांसर्स होते हैं उनके सारे मूवमेंट्स एक जैसे होते हैं। ऑल ऑफ देम, 100 लोग है तो 100 लोग एक जैसा डांस करते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल है, स्मॉल स्ट्रक्चर्स विच वर्क लाइक ओर्स, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होती है सबकी। और देखो हमारे ट्रकियल पाइपलाइन में जैसे हम लोग हमारा कफ निकलता है, या इवन जो फीमेल के यूटेरस के बारे में अगर आप बात करोगे, हर मंथ में जो एक सेल बाहर आता है बच्चों, है ना, एवरी इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो ये एक सेल तो मूवमेंट करता नहीं, तो एक सेल को धकेलते धकेलते कौन लाएगा? तो अंदर के साइड में बहुत सारे सीलिया होते हैं। हमारा कफ बाहर निकलता है चेस्ट से, ट्रकियल पाइपलाइन से, तो वहां पे सीलियरी मूवमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे सीलिया होते हैं जो प्रोपल्शन का काम कराते हैं। दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। देखो यहाँ पे लॉन्गर जो है, जो ये मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल मूवमेंट। फ्लैजेला प्रोकैरियोट्स थोड़ा सा डिफर करता है, अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। प्रोकैरियोट्स में 4+4 अरेंजमेंट होता है, उसमें फ्लैजेलिन नाम का प्रोटीन होता है, यहाँ ट्यूबुलिन नाम का प्रोटीन है, ठीक है। वहां 4+4 अरेंजमेंट होता है, यहाँ पे 9+2 अरेंजमेंट है, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। 4+4 किसमें होता है? प्रोकैरियोटिक सेल का जो फ्लैजेला होता है ना, उसमें प्रोकैरियोटिक सेल का फ्लैजेला, ठीक है। सो दिस इज वेरी सिंपल डिफरेंस, बहुत ही साधारण सा डिफरेंस है। अब जैसे कि हम लोग नीट के लिए पढ़ते हैं तो इसको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। राइट नाउ आपके सामने बेटा यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपको दिखने के लिए जो 9+2 अरेंजमेंट है उसको अगर थोड़ा ध्यान से देखो आप, तो सीलियम एंड फ्लैजेलम आर कवर्ड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो बाहर का ग्रीन लेयर दिखाई देता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो एक्सोनेमे था अभी दिखाया था पाइप, उसको कट किया हमने, सेक्शन लिया,
तो सेक्शन में लिया बेटा तो यहाँ पे दो माइक्रो फिलामेंट्स का जो माइक्रोट्यूबुल्स का अरेंजमेंट मुझे दिखाई देता है। और आप देख पा रहे होंगे, ये देखो ये एक है, ये एक है, इस तरह से बेटा 1 and 2 and 3 4 5 6 7 8 and 9। ठीक है, सो 9 आपको बेटा डबलेट्स देखने को मिलते हैं। और यहाँ नोटिस करने वाली बात है कि इन डबलेट्स के बीच में यहाँ पे आपको ये ना मूवमेंट करने वाले, मतलब चलने वाले, ठीक है, रेडियल स्पोक्स आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना, डाइनीन प्रोटीन इनको हम लोग कहते हैं, दे आर द डाइनीन प्रोटीन। ठीक है, डाइनीन प्रोटीन्स। तो ये जो डाइनीन प्रोटीन होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर चलते हैं। ठीक है, दे विल वॉक एंड सो दैट सारे जो रॉड्स है माइक्रोट्यूब्यूल के वो एक दूसरे के ऊपर इस तरह से फ्रिक्शन करते हैं कि एंटायर फ्लैजेला का जो विप्लैश मूवमेंट है आपको दिखाई देता है। जैसे मैंने आपको अभी एक चीज बताई थी कि सिलिया जो होते हैं वो सारे एक साथ मूवमेंट करते हैं, ऑल ऑफ देम आर मूव इन वन डायरेक्शन। ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन जो है, ठीक है, उस डायरेक्शन में बेटा वो मूवमेंट करते रहते हैं। दैट इज अनदर पॉइंट। अब ये देखो फ्लैजेला जो होते हैं उनका इंडिपेंडेंट मूवमेंट होता है। इंडिपेंडेंट मतलब जैसे कोई शादी में कोई नाचता है ना, मूवी में नाचते वो अलग है, वो एक जैसा नाचते हैं। शादी में कोई नागिन डांस करता है तो वो तो उसका इंडिपेंडेंट मूवमेंट रहता है, उसको है ना, किसको किधर लात मारेगा कुछ पता नहीं। सो ये सिंपल है, इसको हमें समझना है, मुद्दा बहुत क्लियर है कि ये जो फ्लैजेला है उनके मूवमेंट इंडिपेंडेंट होते हैं, दे हैव द इंडिपेंडेंट मूवमेंट। ठीक है, सो ये दोनों में डिफरेंस है, छोटा है ना होते हैं सिलिया और ये बड़े होते हैं, लॉन्गर होते हैं। ठीक है, वो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करते हैं, ये बेटा इंडिपेंडेंट मूवमेंट करते हैं। दैट्स इट। बट जब भी उसके कोर एक्सोनेमी को हम लोग कट करेंगे तो उसमें डेफिनेटली बेटा माइक्रोट्यूबुल्स का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, और इनका अरेंजमेंट 9 पेयर्स ऑफ डबलेट्स एंड रेडिली अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल्स एंड अ पेयर ऑफ सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल्स, दैट इज अ 9+2 एरे। तो बस सिंपल क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल आएगा आपके केवीपीवाई में कि बताओ यार 9+2 अरेंजमेंट कहाँ देखने को मिलेगा। अब ये क्वेश्चन क्यों आता है, व्हाई? क्योंकि एक और ऑर्गेनल है जिसमें जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट है बेटा 9+0 है। ठीक है, वो हमें समझना। अभी मैंने बेसल बॉडी दिखाई थी, अगर आप बेसल बॉडी में देखोगे ना, बेसल बॉडी में 9+0 अरेंजमेंट होती है, 9+2 अरेंजमेंट। अभी क्योंकि बेसल बॉडी एक अलग ही चीज से बनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि सीलियम एंड फ्लैजेलम इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल। अब ये तो सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज द बेसल बॉडी। और सेंट्रियोल का फॉर्मूला हमेशा 9+, मैं ट्रिक बता के रखता हूँ, सब लोग ध्यान से ट्रिक को याद रखना। ट्रिक है, अगर मैं स्पेलिंग लिखूंगा ना सेंट्रियोल की, तो सेंट्रियोल है ये, कह रही ओ यहाँ पे है। ठीक है, तो सेंट्रियोल में बिल्कुल आपको डेफिनेटली बेटा देखने को मिले सिलिया फ्लैजेला, इसमें कभी ओ नहीं है, यहाँ ओ है, तो यहाँ देखो एन नॉट ओ। दिस इज जस्ट दिस वे यू कैन रिमेम्बर। अगर कभी आपको कंफ्यूजन हो भी तो आप सेंट्रियोल में या है ना, या सेंट्रोस्फियर ओ आएगा तो एन ओ, 9+O इज द फॉर्मूला, 9+2 इज फॉर द सिलिया एंड फ्लैजेला, दैट्स इट। ठीक है, तो बच्चों यहाँ सादी बातों को एकदम समझते हैं, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं करेंगे हम लोग। नाउ देखो सेंट्रोजोम, ये वर्ड यहाँ पे आपके सामने दिखाई दे रहा है, और सेंट्रियोल ये वर्ड आपके सामने दिखाई दे रहा है। सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल, यस नो। ठीक है, तो दोनों में ही आपको बेटा ओ दिखाई देता है। तो ये सेंट्रोजोम क्या होते हैं, जब भी सेल डिवाइड करेगा, सेल का डिवीजन होगा, तो सेल के डिवीजन करते समय वहां पे आपको देखने को मिलेगा विद इन अ सेल ऐसे दो पोल बन जाते हैं, और बीच में बेटा एक स्पिंडल बन जाता है, और ये स्पिंडल जो होता है बेटा जिसको हम लोग स्पिंडल फाइबर्स बोलते हैं। और यहाँ पे बेटा क्रोमोसोम्स अरेंज हो जाते हैं, और इन क्रोमोसोम्स को वो एक एक अपने पोल्स की तरफ खींचते चले जाते हैं। ठीक है, सो ये जो है मूवमेंट जो होता है विद इन द सेल, यहाँ एक्टिन फिलामेंट आपको इवन पार्टिसिपेट करते हुए देखने को मिलेंगे विद द है ना ट्यूबुलिन प्रोटीन्स। तो सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनल containing two non-membrane bound cylindrical structures called centrioles। देखो ये सेंट्रियोल है, ये दूसरा सेंट्रियोल है। हमेशा याद रखना द पेयर इज है ना, इट्स है ना परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये देखो ये ऐसा है, ये ऐसा है, हमेशा ऐसा ही होगा। ऑलवेज दैट अरेंजमेंट इज देयर इन द सेंट्रोसोम। सेंट्रियोल्स की अरेंजमेंट ऐसी होती है। दे आर सराउंडेड बाय द पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। तो बाजू बाजू में यहाँ पे बहुत सारा बेटा पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल होता है सेल के साइटोप्लाज्म में।
जो सेंट्रियोल के आजू बाजू इर्द गिर्द चीजें जमा होती है उनको हम पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल कहते हैं। आपके लिए बेटा सिंपली दे आर मेड अप ऑफ, ये फंडा आपको पता होना चाहिए, 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइब्रिल्स ऑफ ट्यूबुलिन। इनमें ट्यूबुलिन देखने को मिलते हैं, बट नोटिस करना जो वर्ड बोल रहा हूं उनमें 9 डबलेट्स थे, इनमें 9 ट्रिपलेट्स होते हैं। उनमें 9 डबलेट्स थे, इसमें 9 ट्रिपलेट होते हैं। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, 9+O। अब ये लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, बट सेंटर में कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो दे हैव अ ट्रिपलेट, और एवरी ट्रिपलेट आर एक्चुअली, ये सारे ट्रिपलेट जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। बेसिक क्वेश्चन आता है, कार्ट व्हील जैसा स्ट्रक्चर किसका आपको देखने को मिलेगा? तो कार्ट व्हील जो है डेफिनेटली बेटा आपको सेंट्रियोल का देखने को मिलता है स्ट्रक्चर। नाउ देखो, अगर आप अभी जो आपके सामने ये चीज दिखाई दे रही है सेंट्रोजोम की, तो आपको दिखाई दे रहे हैं सेंट्रोजोम मतलब ये सेंट्रियोल है, किस तरह से राइट एंगल टू ईच अदर दे आर अरेंज्ड, ठीक है, दोनों। वन पेयर इज ऑलवेज प्रेजेंट, वन पेयर, ठीक है, पेयर होती है। तो सेंट्रल पार्ट ऑफ सेंट्रियोल इज आल्सो कॉल्ड एज अ हब। आईआईटी हाउस हब नहीं है, अलग है, ठीक है। सो द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेंट्रियोल इज कॉल्ड एज अ प्रोटीनियाशियस। प्रोटीन से बना हुआ बिल्कुल एक है ना सेंटर पोर्शन होता है, जिसमें माइक्रोट्यूबुल नहीं होते, इसलिए फॉर्मूला आपका 9+2 नहीं आएगा, ठीक है। बाकी तो सिंपल है। द सेंट्रियोल्स फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ द सीलिया और फ्लैजेला and the spindle fibers that gives rise to spindle apparatus during cell division। तो दो फंक्शन तो आप सेंट्रियोल के याद रख सकते हो, एक बेसल बॉडी बनाएगा, दूसरा बेटा सेल डिवीजन के वक्त स्पिंडल जो बनता है ना, सेल डिवीजन के वक्त फॉर्म है ना, जो स्पिंडल बनता है उसको खींचने के लिए ये यूज होता है विद इन द सेल, है ना। नेक्स्ट, नाउ आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है बच्चों न्यूक्लियस। सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है न्यूक्लियस, क्योंकि ये न्यूक्लियस ही है जो कंट्रोल करता है चीजों को। अभी देखो, न्यूक्लियस वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय द रॉबर्ट हुक ब्राउन 1931, नॉट हुक, ठीक है। तो वो भी रॉबर्ट है, ये भी रॉबर्ट है, बस वो हुक है, ये ब्राउन है, ठीक। सो 1831 सबसे पहली बार इन्होंने न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया। The material of the nucleus stained by the basic dyes, basic dyes ये है ना स्टेन होता है, was given the name chromatin, इसलिए इनको क्रोमैटिन ये नाम दिया गया है by Fleming। तो इसके अंदर जो भी डीएनए या क्रोमोसोम कंटेंट होता है वो बेसिक डाइज से ही हम लोग, इसको मतलब बेसिक फिस्टिन, दिस इज द वर्ड वी यूज, द बेसिक, ये कलर है फिस्टिन जो हम लोग यूज करते हैं टू ऑब्जर्व दिस ऑल द क्रोमोसोम्स इनसाइड इन द सेल, ठीक है, सेल में ऑब्जर्व करने के लिए। तो बेसिक फिस्टिन जैसे डाई यूज किए जाते हैं। अब बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैंने आपको बायोमोलेक्यूल में चीजें बताई है कि क्रोमोसोम में जो भी कंटेंट है वो है डीएनए, और डीएनए आर एसिडिक, एसिड होता है, तो इसीलिए हम लोग जो डाइज यूज करते हैं कलर करने के लिए वो बेसिक होंगे। तो बेटा उनके बीच में इंटरेक्शन ज्यादा होने के चांसेस है, दैट इज अ सिंपल फंडा हियर, है ना। एसिड बेस रिएक्टिविटी जो है उसको हम लोग बिल्कुल यहाँ पे एप्लीकेशन इसको आपको देखने को मिलता है। देखो, नॉर्मली अ सेल हैज ओनली वन न्यूक्लियस। अब देखो सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, सम सेल्स हैव मोर देन वन, कभी कभी बेटा एक से ज्यादा भी न्यूक्लियस किसी एक सिंगल सेल में पाए जा सकते हैं, उनको हम लोग मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल कहते हैं, ठीक है। अब ऐसे कुछ सेल है, सम मैच्योर सेल्स लैक न्यूक्लियस। तो देखो यार, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जैसे हमारे आरबीसीज होते हैं, हमारे जो इरिथ्रोसाइट्स है, रेड ब्लड सेल जिनको हम लोग कहते हैं, उनमें न्यूक्लियस नहीं होता, दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस, बट दे आर लिविंग सेल्स है। इवन प्लांट्स में है ना फ्लोएम होता है, फ्लोएम में सीयू ट्यूब्स होते हैं, है ना, मतलब उसका फूड को कंडक्ट करने वाला जो पाइपलाइन होता है उनको हम लोग सीव ट्यूब बोलते हैं इनसाइड इन द प्लांट्स। तो सीव ट्यूब्स में भी बच्चों यहाँ पे है ना न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होगा, मतलब आपको ऐसे भी सेल देखने को मिलेंगे जिनमें दो न्यूक्लियस है, जैसे पैरामीशियम। पैरामीशियम जो अभी मैंने बनाया था, तो पैरामीशियम में यार दो न्यूक्लियस होते हैं। तो देखो यहाँ हमें वर्ड याद रखना है, वर्ड क्या है बच्चों? वर्ड है कैरी ऑन, ठीक है। अब कैरी ऑन का मतलब ही न्यूक्लियस होता है,
अब सपोज अगर मैंने ये वर्ड लिख दिया, दिस इज अ वर्ड, मैंने बोला कि यार कोई ऑर्गेनिज्म है जो डाई कैरियोटिक है, तो आपको समझ में आएगा, अच्छा कैरियन मतलब न्यूक्लियस, डाई मतलब दो, ठीक है। तो पैरामीशियम इज अ डाई कैरियोटिक, बहुत सही है, बराबर है, करेक्ट है ना, यस। पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। अभी कुछ फंगस ऐसे हैं जिनमें आपको देखने को मिलेगा, मतलब एक एंटायर पूरा जो उसका माइसेलियम होता है ना, एंटायर माइसेलियम को अगर आप देखोगे तो ये ऐसे ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं और उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, लॉट ऑफ न्यूक्लियस आर देयर, ठीक है। तो एक ही सेल में अगर बहुत ज्यादा न्यूक्लियस हो तो यार मतलब इसको हम लोग बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, इसको हम लोग बोलेंगे मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। इट्स अ वेरी सिंपल, इसको हम सिनोसाइटिक कंडीशन भी कहते हैं। सिनोसाइटिक मतलब बहुत ज्यादा न्यूक्लियस उसमें प्रेजेंट होने के चांसेस है, ठीक है। तो इस तरह से नंबर ऑफ न्यूक्लियस वेरी करते हैं, है ना। साइज ऑफ न्यूक्लियस भी वेरी करता है, जो हमें समझना है, बहुत आसान होता है ये भी, ठीक है। साइज ऑफ न्यूक्लियस आल्सो वेरीज। नाउ नाउ सी इफ यू टेक द सेक्शन ऑफ द न्यूक्लियस, अगर आपने न्यूक्लियस को कट करके देखा तो यार न्यूक्लियस में बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ये है सेक्शन, मतलब इफ यू टेक द सेक्शन ऑफ द न्यूक्लियस, आपको जैसे मैंने लास्ट क्लास में समझाया था यार कि न्यूक्लियस जो होता है उसमें डबल मेम्ब्रेन है होता है। तो यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, ये देखो, ये एक अंदर एक मेम्ब्रेन है, बाहर एक मेम्ब्रेन है, दो दो मेम्ब्रेन आपको दिखाई देती है। और आउटर मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड है बेटा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। ये क्लास मैंने लास्ट क्लास में आपको चीज समझाई थी, बिल्कुल सिंपल है। बट नाउ यू कैन सी दैट कि देखो न्यूक्लियस के अंदर ऐसा एक और स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, न्यूक्लियोलस, ठीक है। मे भी मैंने आपको लास्ट क्लासेस में न्यूक्लियोलस यस के बारे में बताया, जिसमें राइबोसोम बनते हैं, ठीक है। राइबोसोम बनाने की फैक्ट्री है, वो राइबोसोम्स को बनाता है। तो बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखो न्यूक्लियर एनवेलप तो डबल मेम्ब्रेन है, और क्रोमैटिन मतलब वही यार जो डीएनए है, इसके साथ हिस्टोन प्रोटीन्स है, ये सारी चीजें इसके अंदर आपको देखने को मिलती है। नाउ देखो न्यूक्लियर एनवेलप है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म होता है वैसे न्यूक्लियोप्लाज्म है, क्रोमैटिन है, न्यूक्लियोलस है। ये चार चीजें आपको डेफिनेटली बेटा न्यूक्लियस के बारे में देखने को मिलेगी। नाउ देखो एक मैं आपको सीधी बात बता के रखता हूँ, एक है हैमरलिंग एक्सपेरिमेंट। हैमरलिंग, हैमरलिंग नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एल्गी है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, एसिटाबुलारिया नाम का एक एल्गी है बच्चों, ठीक है। इसके ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके ये साबित किया कि न्यूक्लियस ही कंट्रोलिंग सेंटर है, न्यूक्लियस इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। ये उन्होंने साबित किया बाय यूजिंग एसिटाबुलारिया एल्गी, ये एल्गी है, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने प्रूव किया, ठीक है। तो आपको अगर रेफरेंस में आए ऐसा कुछ भी, so that is an Hammerling experiment, ठीक है। So I will just give the glimpse of that experiment, not up to the mark, वैसा एक्सपेरिमेंट नहीं बताऊंगा, बट आपको समझ में आया था बेसिक में बता दूंगा, ठीक है। देखो यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर मैट्रिक्स, क्रोमैटिन, न्यूक्लियोलस, तो ये चार चीजें हैं, डेफिनेटली है। बट जब भी हम लोग इसको देखेंगे न्यूक्लियर जो एनवेलप होता है उसको अगर देखते हैं, तो देखो ये डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है भाई, है ना, विद स्पेस, बीच में स्पेस है ना, दो दो मेम्ब्रेन तो दिखाई देती है आपको, ये एक मेम्ब्रेन है, ये एक मेम्ब्रेन है, और बीच में स्पेस भी है, ठीक है। जिसको हम लोग 10 to 15 नैनोमीटर स्पेस है उसको हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं, ठीक है। सो दैट इज अ स्पेस आल्सो देयर, दो मेम्ब्रेन है तो स्पेस होगी ना। इट इज अ बैरियर बिटवीन द मटेरियल्स इन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ऑब्वियसली बेटा जो भी न्यूक्लियस में आना चाहता है, जो चीज न्यूक्लियस के बाहर जाना चाहता है, तो उनके बीच में ये बैरियर है। बट आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली कंटिन्यूस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैंने आपको ये पहले भी बताया, यहाँ पे फिर से दिख रहा है बेटा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं। देन न्यूक्लियर एनवेलप हैव माइन्यूट पोर्स, अब इनके ऊपर बहुत सारे पोर्स होते हैं, फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ इट्स टू मेम्ब्रेन, तो जिसका टू मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाते हैं, जहां जहां उसके मेम्ब्रेन, दोनों ही मेम्ब्रेन एक दूसरे से फ्यूज होते हैं, वहां वहां बेटा पोर्स बन जाते हैं। And these are the passages for the movement of the RNA and protein between the nucleus and cytoplasm। तो यार बड़ी सिंपल बात है, बहुत ही सिंपल बात है कि देखो
न्यूक्लियस के अंदर जो कुछ भी एमआरएनए बनाए जाएंगे, आरआरएनए बनाए जाएंगे, टीआरएनए, मतलब आरएनए जो बनते हैं वो सारे आरएनए साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर किए जाते हैं। तो यार जाएंगे कैसे? थ्रू द न्यूक्लियर पोर। बट देखो, जो भी प्रोटीन बनाने की प्रोसेस होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है, न्यूक्लियस में तो होती नहीं है। बट बेटा न्यूक्लियस में भी बहुत सारे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, तो फिर प्रोटीन भी बाहर बनते हैं और फिर अंदर आ जाते हैं। तो इस तरह से हमें एक बिल्कुल सिंपल पॉइंट समझना है, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। आरएनएज न्यूक्लियस के अंदर बनते हैं, रिक्वायरमेंट बाहर है तो वो बाहर जाएंगे। प्रोटीन्स बाहर बनाए जाते हैं इन द साइटोप्लाज्म, तो उसको बेटा इनसाइड न्यूक्लियस में या न्यूक्लियोप्लाज्म में लाने के लिए वो अंदर आएंगे। दैट इज वेरी सिंपल थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड ना, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो न्यूक्लियस से बाहर क्या जाएगा? आरएनए जाएंगे, ठीक है, इट्स सिंपल। और बेटा साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर क्या आ जाता है? प्रोटीन्स आते हैं, जो लिपिड बनाया वो आ जाएगा, जो भी कंटेंट है, या अगर हार्मोन्स को आना है तो हार्मोन्स आएंगे, ठीक है। वट एवर मे बी द थिंग्स दे वांट टू एंटर। तो यहाँ न्यूक्लियर पोर जो है वो प्रेजेंट होता है, जो चीजों को लाने ले जाने के लिए मदद करेगा, ठीक है। अब एक चीज कभी बाहर नहीं जाती न्यूक्लियस के, वो है क्रोमेटिन। इट विल नेवर मूव आउट बिकॉज इट इज वेरी लार्ज, इट इज ह्यूज, बहुत ज्यादा है। मतलब आप देखो ना यार, मतलब एक ह्यूमन बीइंग के सेल में, है ना, 3 × 10⁻⁹ इतने बेस पेयर्स होते हैं। ये बहुत ज्यादा होता है, 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर्स। मतलब अगर हम अपने 23 डीएनए को एक दूसरे के साथ जोड़ दे तो इट इज 1.1 मीटर, दिस इज द डिस्टेंस, 1.1 मीटर यार। मतलब आप न्यूक्लियस का साइज देखो, है ना, और उसके अंदर ये 1.1 मीटर डीएनए भरा पड़ा है। सो इट्स टू मच लेंथी थिंग विच इज एक्चुअली वेरी प्रॉपरली अरेंज्ड एंड स्टोर्ड, ठीक है। तो हम लोग अपने आने वाले क्लास में ये पढ़ेंगे कि यार इसका ये जो पैकेजिंग होता है कैसे करते हैं, ठीक है, दैट यू हैव टू स्टडी। नाउ अ नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स, जिसको हम क्रोमेटिन बोलते हैं, यहाँ न्यूक्लियोप्रोटीन है। तो बेटा मैंने वर्ड आपको पहले भी बता के रखा है कि इसमें होता है डीएनए और दूसरे होते हैं बेसिक। देखो यहाँ फिर से आता है बेसिक, है ना, प्रोटीन्स, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? हिस्टोन्स, नॉन हिस्टोन्स एज वेल एज आरएनए। तो किसी भी क्रोमोसोम में चार चीजें हो सकती है। एक तो डीएनए मेन कंटेंट है, हिस्टोन भी मेन कंटेंट है, और थोड़े बहुत अमाउंट में नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, और थोड़ा आरएनए भी उनके साथ चिपका हुआ होता है। जो बन रहा है वही आरएनए वहां पे होता है, ठीक है। इस तरह से ये सारे कंपोनेंट आपको एक क्रोमोसोम के जो नेटवर्क होता है उसमें आपको देखने को मिल रहा है। इसको हम न्यूक्लियो प्रोटीन कह रहे हैं। न्यूक्लियो मतलब दोनों चीजें हैं, डीएनए एंड आरएनए। प्रोटीन का मतलब दोनों चीजें हैं, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन दोनों। अभी प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में अगर बात करते हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए होता है, मतलब न्यूक्लियोइड, उसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन कभी नहीं होता। हिस्टोन प्रोटीन इज नेवर प्रेजेंट इन केस ऑफ व्हाट? द प्रोकैरियोटिक सेल, है ना, ये नहीं होगा। तो जब भी सेल का डिवीजन होगा ना, तो यही क्रोमैटिन बहुत ज्यादा कंडेंस हो जाता है, इट विल फॉर्म द क्रोमोसोम, इट विल फॉर्म द क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम में वो कन्वर्ट हो जाता है। शायद एक बेसिक पिछली क्लास में मैंने क्रोमैटिन को क्रोमोसोम में कन्वर्ट होते हुए आपको दिखाया था, आया ना, बोलो। फोल्ड होता है, कुछ नहीं, एक धागा ले लो, उसको फोल्ड करते जाओ, छोटा सा बंडल बन जाएगा, उसको मैं क्रोमोसोम कहता हूँ, ठीक है। तो ये बड़ा ही सिंपल है। मैं एक बिल्कुल सादा लॉजिकल आपको क्वेश्चन पूछता हूँ। आपके पास एकदम स्ट्रेट, बिल्कुल बहुत बड़ा सा बेटा पतला सा धागा है। मैं बोला इस धागे को दूर फेंको, तो यार नहीं जाएगा वो, क्योंकि नीचे गिर जाएगा, वहीं पे आपके ऊपर गिर जाएगा, जैसे आप उसको फेंकोगे वहीं गिरेगा। बट अगर आप उसको प्रॉपरली फोल्ड करते जाओ और उसका छोटा सा बंडल बना दोगे, बिल्कुल छोटा सा, एकदम कंडेंस्ड, डेंस, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसको फेंकोगे तो वो जाएगा कुछ डिस्टेंस पे। तो यही काम है जब सेल डिवीजन हो रहा है एट द टाइम, ये सारे जितने भी अभी 23 क्रोमेटिन है वो यार एक दूसरे में उलझ जाएंगे, सेपरेट नहीं हो पाएंगे, तो सेल डिवीजन का तो मजाक बन जाएगा, है ना। तो ये अगर आप सेल डिवीजन कराना चाहते हो तो हर एक क्रोमेटिन को प्रॉपरली फोल्ड करो, उसका बंडल बनाओ, वो प्रॉपरली डिस्टिंक्ट बेटा 23 क्रोमोसोम बनेंगे, और उनको फिर एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट करना आसान हो जाएगा। इसीलिए सिर्फ सेल डिवीजन के वक्त ही क्रोमोसोम होता है, ठीक है। सेल डिवीजन जब नहीं हो रहा है, सेल का डिवीजन नहीं हो रहा है, तो उस सेल में कभी क्रोमोसोम नहीं होता। आर यू श्योर?
तो बेटा, है यस ना? सर। जैसे आपके बॉडी में कभी एंटीबॉडी होते नहीं है, एंटीबॉडी आर नॉट प्रेजेंट इन आवर बॉडी, एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस्ड व्हेन एंटीजन अफेक्ट, ठीक है? जब एंटीजन का अटैक होगा, जब एंटीजन जनरेट होंगे, उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाए जाते हैं। अरे बात समझ में, है ना? जब आपकी इम्यून सिस्टम काम करने लगी तब एंटीबॉडीज बनाए, है मतलब खाते वक्त पीते वक्त कोई थोड़ी बंदूक लेके घूम रहा है, नहीं। लड़ाई पे जाना है तो ही गन उठाओ, यही तो कार्यक्रम है। वैसा ही है बेटा, यहाँ पे सिंपल है। तो देयर इज अ कंडीशन, जब हम उसको क्रोमोसोम कहते हैं, इट शुड बी कॉम्पैक्टेड क्रोमैटिन, दैट्स इट, वेरी सिंपल, ठीक है? लेट्स मूव अहेड। उसके साथ साथ यहाँ पे है, देखो न्यूक्लियोलस के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर मैंने आपको शायद लास्ट क्लास में समझाया है, सैटेलाइट क्रोमोसोम तक की बात मैंने बताई है आपको, यस और नो? सैटेलाइट क्रोमोसोम, टेलोमियर्स, हाँ या ना बोलो जल्दी यार। इफ यू रिमेम्बर द फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस सेल, है ना? यस, ओके। तो हो सकता है आप रिकलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, दैट इज ओनली द थिंग, जस्ट वॉच द वीडियोस और सी द नोट्स। सी न्यूक्लियोलस के केस में अगर हम बात करें, अभी ये क्या है इसके बारे में तो मैंने बताया ही। वन और मोर नॉन मेम्ब्रेनस स्फेरिकल बॉडीज, आपको ये जैसे सेंटर में दिख रहा है, ये न्यूक्लियोलस है। इट इज कंटिन्यूअस विद द न्यूक्लियोप्लाज्म, तो न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ में कंटिन्यूअस होता है, इसको सेपरेट नहीं कर पाते, इनके ऊपर कोई बाउंड्री नहीं होती, मेम्ब्रेन नहीं होता। इट इज साइट फॉर राइबोसोमल, मतलब आरएनए सिंथेसिस, तो जो आरएनए होते हैं, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, इनका सिंथेसिस आपको न्यूक्लियोलस में एनओआर रीजन, शायद मैंने आपको बताया, एनओआर, ठीक है, इसको मैंने कहा था न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन, एनओआर, ठीक है। सो आरएनए ये सब चीजें बनाया जाता है। देन आता है बेटा न्यूक्लियस के अंदर मेन कंपोनेंट जो है क्रोमोसोम। देखो अब एक ह्यूमन सेल के बारे में बात करोगे, थिंक अबाउट द ह्यूमंस, तो एक ह्यूमन सेल के बारे में बात करोगे, ह्यूमन सेल हैज अबाउट 2 मीटर लॉन्ग डीएनए। नाउ दिस इज अंडरस्टैंड, 2 मीटर का मतलब है कि 46 क्रोमोसोम लोगे तो 2 मीटर, समझ रहे हो क्या प्यारे बच्चों? यस सर। अगर सिर्फ आपने 23 मतलब हैप्लॉइड सेट लिया तो 1.1 मीटर, करेक्ट है, मतलब एक्चुअली 2.2 मीटर अप्रोक्सीमेटली, इतना हमारे पास डीएनए होता है, ठीक है। अब फैक्ट बताने वाले बहुत सारे होते हैं, चैनल्स पे आपने देखे होंगे, अगर आपने अपने डीएनए सारे जमा कर लिए सेल के, एंड टू एंड कनेक्ट किया, तो आप एक बार चांद के ऊपर जा करके फिर वापस आ जाओगे, दिस मच लेंथ इज देयर ऑफ डीएनए ऑफ आवर एंटायर, है ना, बॉडी। So whatever may be the thing, a human cell has about 2 meter long DNA distributed among its 46, that is 23 pairs chromosome, ठीक है। कितने बेस पेयर होते हैं? 3 into 10 raised to the power 9 बेस पेयर फॉर 23 क्रोमोसोम्स। इसका मतलब अगर हम 46 ले तो 46 क्रोमोसोम लोगे तो कितना हो जाएगा? 6 into 10 6 raised to into the 10 power raised to 9, 9। ठीक है। इसका एक्चुअली अमाउंट 3.3 into 10 raised to the power 9 है, इतने बेस पेयर है। नाउ यू डोंट नो अबाउट आई थिंक बेस पेयर्स, मैंने बताया तो था यार आपको बेस पेयर के बारे में, हाँ ए सर पेयर्स विद बताए। द टी, हाँ है ना? तो ये जो बेस पेयर की संख्या होती है डीएनए में, वो इतनी होती है हमारे, है ना, ह्यूमन बींग्स के, एक 23 पेयर के बारे में बात। नाउ एवरी क्रोमोसोम हैज अ प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। नाउ ये चीज मैंने आपको डेफिनेटली बताई बेटा, मुझे याद आ रहा है तो मैंने आपको बताया। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, इसको हम लोग सेंट्रोमियर बोलते हैं, ठीक है, सेंट्रोमियर रीजन, और उसके ऊपर होता है काइनेटोकोर। काइनेटोकोर एक सी जगह है जहां पे बेटा, यहाँ माइटोटिक स्पिंडल, जो अभी मैंने माइक्रोट्यूबुल्स के बारे में आपको बताया था, स्पिंडल बनाता है, तो काइनेटोकोर वो जगह होती है जहां पे एक्चुअली स्पिंडल्स अटैच होते हैं ताकि वो उसको खींच सके, ठीक है। सो दे आर सेंट्रोमियर होता है, ऑन दैट साइड्स ऑफ व्हिच डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड काइनेटोकोर। तो ये क्वेश्चन आएगा कि स्पिंडल क्रोमोसोम पे ऊपर कहाँ अटैच्ड होते हैं, आंसर सेंट्रोमियर नहीं लिखना, आंसर लिखना काइनेटोकोर। काइनेटोकोर्स आर अरेंज्ड ऑन द सेंट्रोमियर एंड स्पिंडल्स फाइबर्स आर अटैच्ड ऑन द काइनेटोकोर, ठीक है। तो इस तरह से बेटा हम लोगों को क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। नाउ थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे जो रेड कलर का क्रोमोसोम दिखाया जा रहा है, इसमें
ये एक्चुअली एक ही क्रोमोसोम है जिसकी 2 कॉपीज बनी है। सेल जब डिवाइड होना चाहता था तो इसने क्या किया, इस डीएनए ने, इस क्रोमोसोम ने अपनी कॉपी बनाई। ठीक है, देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक क्रोमोसोम है, ये यहाँ से लेकर यहाँ वैसा ही क्रोमोसोम है, एग्जैक्ट कॉपी है उसकी। और दोनों कॉपीज एक दूसरे को चिपकी हुई है एट द सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर पे। इसीलिए इन दोनों कॉपीज को हम लोग सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं। ठीक है, और इस क्रोमोसोम को हम लोग कहते हैं डायड। क्या कहते हैं इसको हम लोग? डायड कहते हैं। अगर ये टूट जाएगा ना, इफ इट विल ब्रेक डाउन, अगर ये ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, तो बच्चों क्या होता है, इसको मैं तब कहता हूं मोनैड। क्या कहता हूं? मोनैड। तो बेटा एक बेसिक क्वेश्चन सुन के रखो सब लोग, बिल्कुल सादा बेसिक क्वेश्चन, हाँ, सिंपल क्वेश्चन। एक डायड में कितने क्रोमैटिड और कितने सेंट्रोमियर होते हैं, ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्रोमैटिड। आंसर इज वेरी सिंपल, 2 क्रोमैटिड एंड 1 सेंट्रोमियर। करेक्ट है। डायड में कितने होते हैं बेटा? 2 क्रोमैटिड एंड 1 सेंट्रोमियर। Here is a 1 centromere, this is a 1 centromere, and this is a 1 chromatid. ठीक है, and this is the second chromatid. So 2 chromatid, 2 chromatid, 1 chromatid and 2 chromatid. ठीक है, 2 chromatid and 1 centromere. That's it. तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी, इसको हम लोग कहते हैं डायड। नाउ आपको डायड प्रॉपरली अगर समझना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो मोनैड समझना पड़ेगा। मोनैड समझ में आएगा तो डायड समझ में आएगा। तो ये भी जो दिख रहा है बेटा, ये डायड है। First of all, we have to understand about the monad. What is monad? Then you will understand the dyad. Now, what is the monad? I will explain. Simple. Monad का मतलब है when there is a 1 centromere and 1 chromatid. 1 centromere and 1 chromatid. देखो, है ना? To understand this, we will see it in different manner. देखो हम लोगों को क्या समझना है, यहाँ पे जितने भी दिए है ना, जितने भी स्ट्रक्चर दिए, ये देखो, ये सब चारों, ये चारों बेटा डायड है। ऑल ऑफ देम डायड, नो वन इज मोनेड। व्हाई? बिकॉज इनमें आपको हमेशा क्या दिख रहा है? 1 सेंट्रोमियर, 2 क्रोमैटिड, सब में ऐसा ही है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द पोजिशन ऑफ द सेंट्रोमियर, अब ये चीज मैंने शायद आपको बताई थी, ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है, मैंने बिल्कुल आपको बताया था। मेटासेंट्रिक क्या है, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक। तो पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर के हिसाब से, इवन मैंने आपको डायसेंट्रिक शायद बताया था, आई डोंट नो। ठीक है, तो मैंने ये बताया था, इवन आपको सैटेलाइट क्रोमोसोम क्या चीज होती है ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, नाउ ठीक है, तो यहाँ हम लोग थोड़ा सा बच्चों नोटिस करते हैं। मैं आऊंगा थोड़ी देर बाद में क्रोमोसोम का मोनैड और डायड को एक्सप्लेन करूंगा, जहाँ ये इसको स्लाइड्स पहले खत्म करते हैं। माइक्रो बॉडीज, ये वर्ड यहाँ पे है। तो हमारे सेल्स में कुछ और भी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं, दीज आर द मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स दैट कंटेन वेरियस एंजाइम्स प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। तो ऐसे माइक्रो बॉडीज जो है वो हमारे जो सेल्स में देखने को मिलते हैं। ऐसे कुछ कुछ है, जैसे कि देखो, जिनको हम लोग बोलते हैं पेरोक्सिसोम जैसे चीज होती है, ये सब होता है। ठीक है, या ग्लायोक्सिसोम या स्पिरोसोम, आई थिंक मैंने इनके बारे में भी आपको बताया है। ठीक है, पेरोक्सिसोम क्या है, उसमें ऑक्सीडेजेस होते हैं, कैटालेजेस होते हैं, है ना। ऑल दिस 3 थिंग्स आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, आई हैव टोल्ड यू अबाउट दिस थिंग्स। ठीक है, सो नाउ देयर इज वन थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको बस क्या पता होना चाहिए, किसी भी ऑर्गेनल और उसके फंक्शन, ऑर्गेनल और उसका फंक्शन, इतना आपको पता होना चाहिए। प्लांट्स और एनिमल सेल में क्या डिफरेंसेस है ये पता होना चाहिए। ठीक है, प्लांट सेल में ऑब्वियसली सेल वॉल होता है, इसमें एब्सेंट है। इनमें प्लास्टिड्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट एंड जेरेंटोप्लास्ट एंड एमाइलोप्लास्ट एंड हेलियोडोप्लास्ट, ये सब है, इसमें एब्सेंट है। इसमें बहुत बड़ा सेंट्रल वैक्यूल होता है, इसमें एब्सेंट है। छोटे छोटे होते हैं वैक्यूल्स। इसमें सेंट्रियोल एब्सेंट है, सेंट्रियोल जैसी चीज इसमें नहीं होती, इसमें सेंट्रियोल प्रेजेंट है। जो भी हमने 9+O वाला जो फॉर्मूला देखा था वो इसमें एग्जिस्ट करते हुए हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो नाउ व्हाट इज एक्चुअली
दूसरा एक डिफरेंस है कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच का डिफरेंस क्या है। तो प्रोकैरियोटिक सेल बहुत छोटे होते हैं, छोटे मतलब कितने यार, दे कैन बी रेंज फ्रॉम 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर। लार्जर है ये मतलब ये दे कैन बी अप टू द 100 माइक्रोमीटर साइज। ठीक है। जेनेटिक मटेरियल जो है इसका न्यूक्लियोइड है, इसका बेटा न्यूक्लियस के अंदर होता है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स अब्सेंट है, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। इसका डीएनए गोल गोल होता है, सर्कुलर, इसका डीएनए लीनियर डीएनए होते हैं, सर्कुलर डीएनए नहीं होते। इसमें सिर्फ 70s टाइप का राइबोसोम देखने को मिलता है। इसमें दोनों प्रकार देखने को मिलते हैं, सेल्स में साइटोप्लाज्म में 80s टाइप होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में क्लोरोप्लास्ट में 70s। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी मैंने आपको एक्सप्लेन की है ना, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी एक्सप्लेन की है। ठीक है। तो इस तरह से बेटा डिफरेंसेस आपको बहुत सारे बहुत है, ऐसे डिफरेंसेस की कमी है नहीं। सो देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंसेस यू कैन सी, है ना। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं बच्चों, मैं सीधा आपको फोकस करता हूँ अबाउट व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम। ठीक है, तो क्रोमोसोम के बारे में बात करते हैं बच्चों। देखो नॉर्मल मुद्दा ये है कि हमारे सेल्स में इस तरह से डीएनए है। ठीक है, ठीक। अब ये डीएनए है यहाँ पे। अब यार ये डीएनए बहुत लॉन्ग है, मतलब जैसे कि हमने बताया है ना, एक एक डीएनए मतलब कनेक्ट करोगे तो बहुत ज्यादा 1.1 मीटर इतनी लेंथ हो रही है। अब इस डीएनए को जब आप हम अपने खुद के सेल में ऑब्जर्व करते हैं तो इसके ऊपर है ना, अब ये थोड़ा धागे जैसा बना दिया मैंने। ठीक है, इसके ऊपर आपको इस तरह से ऐसे बीडेड अपीयरेंस दिखाई देगा। ठीक है, इसको ही हम लोग क्रोमैटिन कहते हैं। मतलब जब भी हम लोग सेल को स्टेन करेंगे तो ये ऐसा दिखाई देगा। तो ये है बेटा वो डीएनए, ये वो चीज है जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली द डीएनए। और ये जो आपको गोल गोल दिखाई दे रहा है बेटा, ये है हिस्टोन प्रोटीन्स। ये हिस्टोन प्रोटीन है। मतलब अगर आप इसको बड़ा ही क्लोजली देखोगे ना, तो इस स्ट्रक्चर को, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर है हिस्टोन का। और इस बॉल जैसे स्ट्रक्चर के ऊपर आपको यहाँ पे, मतलब अगर हम कट करते हैं यहाँ से इस तरह से, सो यू विल सी दैट द डीएनए इज एक्चुअली कॉइलिंग अराउंड इट। मतलब यहाँ से शुरू होगा, सो दिस वे द हिस्टोन्स आर देयर, है ना। यहाँ पे आपको ये चीज नोटिस करने को मिलती है। इसको हम लोग कहते हैं बच्चों न्यूक्लियोसोम। दिस इज वन मॉडल ऑफ, इसमें क्या क्या है, ये है डीएनए। सो दिस इज अ डीएनए। और ये है बच्चों यहाँ पे आपको ऑक्टेमर देखने को मिलेगा। मतलब यू हैव द 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल होते हैं, इसको हम लोग ऑक्टेमर कहते हैं। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है ना, सिंपल, एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है। देखो यहाँ से आप शुरू करोगे ना, यहाँ से लेकर यहाँ एंडिंग तक, तो आपको लगभग बेटा 200 बेस पेयर देखने को मिलेंगे। 200 बेस पेयर आपको देखने को मिलेंगे। एक सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ कि अगर सपोज हम लोगों ने ये मान लिया कि देखो 2000 बेस पेयर। सर, ठीक है, हाँ बोलो। सर ये 8 हिस्टोन किस में प्रेजेंट होते हैं? क्या बेटा? 8 हिस्टोन किस में प्रेजेंट होते हैं सर? इसमें, इस ऑक्टेमर में, ये जो सर्कल दिखाई दे रहा है ना गोल अंदर बॉल, ये वाला। तो सर ये एक एक न्यूक्लियोसोम में 8 हिस्टोन होते हैं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। ठीक है, तो मैं तो यही क्वेश्चन पूछ रहा था। अगर आपको क्वेश्चन आता है 2000 बेस पेयर वाला डीएनए आपको दिया है, तो बेटा 2000 बेस पेयर इतना लेंदी डीएनए है, तो उसमें कितने हिस्टोन होंगे? हाउ मेनी हिस्टोन? ठीक है, इन इट्स न्यूक्लियोसोम, है ना। तो ये एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब मैं बढ़िया बात बताता हूँ आप सबको। देखो मैंने आपको एक प्लास्टिक का बॉल दिया है ना, प्लास्टिक का बॉल है,
और मैंने कहा कि चलो उस प्लास्टिक के बॉल के ऊपर एक आप थ्रेड ले लो, धागा ले लो, और धागे को ऐसे ही 3/4 है ना कॉइल करके छोड़ दो, तो क्या बेटा वो बॉल और वो धागा रहेगा या निकल जाएगा? निकल निकल जाएगा। जाएगा ना, बिल्कुल निकल जाएगा। तो यहाँ पे भी वही है। तो यहाँ देखो आप, मतलब विद इन द सेल का इंजीनियरिंग अगर आप देखोगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे कुछ अब चीज शो करता हूँ मैं। तो होता क्या है, यहाँ आपको एक और बेटा हिस्टोन देखने को मिलेगा सेपरेट, जो यहाँ से यहाँ तक को बेटा होल्ड कर लेता है। इसको हम लोग बोलते हैं H1 हिस्टोन, ठीक है। या इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा लिंकर हिस्टोन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? लिंकर। तो अगर आपको कितने हिस्टोन है ये पूछा जाए विथ लिंकर, न्यूक्लियोसोम में तो बेटा 8 ही, 8 यहाँ पे 8 ऑक्टेमर में आपको दिखाई दे रहा है। बट बेटा लिंकर के साथ आप कंसीडर करोगे तो एवरी 200 बेस पेयर हैव अ 9। करेक्ट है बच्चों? समझ में आया क्या? है ना? सर ऐसे 8 होगा ना? अरे इसमें 8 है बच्चा, इसमें 8 है। ये जो गोल है ना, इसके अंदर 8 हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, सब यूनिट्स होते हैं। हाँ बट सर, समझ H1 को पकड़ो, H1 को पकड़ोगे तो 9 हो जाएंगे, ठीक है। तो विद द H1 इफ वी कंसिडर, जिसको हम लोग लिंकर बोलते हैं, अगर उसको उसके साथ अगर आपको केवीपीवाई में ये क्वेश्चन आएगा कि बताओ कि विद H1 लिंकर सिर्फ न्यूक्लियोसोम में पूछा, तो आप क्या करोगे? जो भी आपका बेस पेयर है, यहाँ पे देखो 2000 बेस पेयर है, पर 200 तो 8 है, तो आपको तो आंसर आ जाएगा। बट विथ हिस्टोन पूछ लिया तो बेटा आपको मल्टीप्लाइड बाय 9 करना पड़ेगा, नॉट 8। आर यू श्योर एवरीवन? अरे समझ में आ रहा है? एक बार रिपीट कर सकते हैं, आपकी आवाज बीच में बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही सिंपल है। याद है, मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि सिर्फ अगर उन्होंने न्यूक्लियोसोम पूछा, न्यूक्लियोसोम का उनका मतलब है ऑक्टेमर का बारे में, ठीक है, तो उसके बारे में अगर उन्होंने पूछा तो आपका आंसर मल्टीप्लाइड बाय 8 आना चाहिए। आर यू श्योर? यस सर। बट अगर उन्होंने ये पूछा विथ लिंकर हिस्टोन, लिंकर हिस्टोन कौन है? H1, ठीक है। H1 जो होता है उसको लिंकर हिस्टोन बोलते हैं। उसके साथ अगर उन्होंने पूछ लिया तो आंसर बेटा आपका आएगा, वो क्या होगा? द आंसर शुड बी, है ना, मल्टीप्लाइड बाय 9, है ना। बट ओनली मल्टीप्लाइड बाय 8 होगा क्या? नहीं, इट शुड बी, द आंसर शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 9। सो these are what the simplest thing we have to understand, very normal, very clear। अब थोड़ा बात करते हैं हम लोग। देखो अब ये जो आपके पास में बच्चों, सब लोग बड़ा ध्यान से देखना, ये जो आपके पास में ये जो लिंकर मतलब ये स्टोन है वन, इसको क्या बोला हम लोगों ने? इसे हमने कहा क्रोमैटिन। पता है इसका डायमीटर कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देखोगे, ये जो डीएनए वाला पोर्शन है ना, ये लगभग मान लो 10 नैनोमीटर होता है, क्योंकि डीएनए का डायमीटर होता है बेटा 2 नैनोमीटर, ठीक है। इसका जो डायमीटर है बेटा ये अप्रोक्सीमेटली 10 to 11 नैनोमीटर, कुछ बुक्स में 11 नैनोमीटर दिया रहता है, ठीक है। नाउ ये क्या करेगा, ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 जो है ना, वो एक 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 जो इस तरह से अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। 6 का है ना अरेंजमेंट करते हैं, तो यहाँ पे 6 अरेंज हो गए, फिर बेटा 6 अरेंज हो गए, इस तरह से, है ना। ये वाला जो थ्रेड है इसका डायमीटर बढ़ जाता है, ठीक है। और ये इस तरह से बेटा एक सोलेनॉइड बना लेते हैं, ऐसा सोलेनॉइड बना लेते हैं, और ये सारे एक जगह आ जाते हैं। मतलब आप 6 बॉल ले लो और 6 बॉल्स को एक लाइन में अरेंज कर दो, फिर से उसके ऊपर बाकी 6 को अरेंज कर दो, इस तरह से एक थिक बेटा थ्रेड आपको देखने को मिलेगा। इसी का एक कंडेंस्ड फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा। ये सारे बेटा ऐसे अरेंज हो जाएंगे एंड इट विल फॉर्म अ थिक थ्रेड, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे सोलेनॉइड। और इसका तब डायमीटर हो जाता है बेटा 30 नैनोमीटर। कितना हो जाएगा? 30 नैनोमीटर। कितने अरेंज हो जाएंगे बेटा? 6 हिस्टोन एट वन प्लेन, ठीक है। ड्रॉ करना बड़ा ही मुश्किल है, बट यू कैन अंडरस्टैंड इट, ठीक है। पहले 6 अरेंज हो गए, फिर बाकी 6 उसके ऊपर, फिर 6 अरेंज, इस तरह से सर्कल सर्कल में वो बॉल्स अरेंज होते चले जाते हैं। सो इट फॉर्म्स अ थिक थ्रेड, उसको हम लोग बोलते हैं सोलेनॉइड मॉडल, और उसका डायमीटर हो जाता है बेटा 30 नैनोमीटर। नाउ ये जो सोलेनॉइड मॉडल है बेटा, ये जो थिक है, ये वाला सोलेनॉइड मॉडल, ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे कॉइल करके अरेंज हो जाते हैं। तो इसके वजह से जो है एक और भी बेटा थिक का थ्रेड हमको देखने को मिलता है, ठीक है। और ये इतना थिक हो जाता है जिसको हम लोग
देखेंगे तो इट इज अ 300 नैनोमीटर थिक, मतलब जो बहुत लंबा सा धागा है ना, अब कंडेंस होते चला आ रहा है। नाउ ये वाला जो धागा है बेटा, ये और भी कंडेंस्ड हो जाता है, और भी कंडेंस्ड हो जाता है, ठीक है। मतलब ये दिस इज एक्चुअली दी दैट दिस वन, ठीक है, लूप्ड वन, ठीक है। 300 नैनोमीटर वाला ये पतला जो लाइन है, नाउ दिस इज अ 300 नैनोमीटर, तो ये और भी थिक हो रहा है, तो ये हो जाता है 700 नैनोमीटर, ठीक है। और ये 700 नैनोमीटर वाला जो थ्रेड है, नाउ इट स्टार्ट arranging itself like this, somewhat like this, somewhat like this, somewhat. Can you see what is forming here? Yes, Can you see sir. what is forming here? So this is 1400 nanometer condensed. The long DNA is now become a chromosome. This is the centromere. ठीक है, दिस इज द वन आर्म, दिस इज अनदर आर्म। कितने क्रोमेटिड है इसमें? क्रोमेटीन अलग वर्ड है, हाँ, क्रोमेटीन अलग वर्ड है। ये जो धागा होता है इसको बोलते हैं क्रोमोनेमा, और ये जो कंडेंस्ड फाइनल बना बेटा स्ट्रक्चर, इसमें इसको बोलते हैं दिस, एक एक जो आर्म में जो जो कॉइलिंग हुई है उनको मैं बोलता हूँ क्रोमेटिड। तो अगर मैं इसको डायरेक्टली ऐसे ड्रॉ कर दूं, ऐसे ड्रॉ कर दूं, तो ये क्या है बच्चों? सेंट्रोमियर। और ये क्या है? यहाँ से लेकर यहाँ तक जो धागे का अरेंजमेंट हुआ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? क्रोमेटिड। और इसको मैंने क्या कहा? मोनेड। क्या कहा इसको मैंने? मोनेड। आर यू श्योर? Yes, sir. ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है कि पढ़ाते वक्त तो हम लोग ऐसा दिखाते हैं, बट रियलिटी क्या है थोड़ा समझ लो। रियलिटी ये है कि जब सेल डिवीजन होना था यही तभी ये बनता है, तभी बनता है ना। तो रियलिटी ये है कि जब भी डिवीजन शुरू होता है तो ये डीएनए अपनी पहले कॉपी बना लेता है, दिस क्रोमेटिन फॉर्म इट्स ओन कॉपी। तो ये कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं, और जब कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं तो एक्चुअली हमें ये स्ट्रक्चर बनते हुए दिखाई देता है। एक डीएनए का एक क्रोमेटिड बनेगा, दूसरे डीएनए का दूसरा क्रोमेटिड बनेगा, सेंट्रोमियर पे वो अटैच रहेंगे, तो इसको बोलते बेटा डायड। समझ रहे हो आप? है ना? अरे बच्चों, अरे Yes, क्योंकि sir. डिवाइड होना है तो दो कॉपीज बना ली, इस डीएनए ने ही कॉपी बना लिया। अगर देखो एक ही डीएनए कॉइल होगा तो उससे हमें मोनेड मिलेगा, इसमें क्या होगा? वन क्रोमेटिड वन सेंट्रोमियर। बट क्योंकि वो डिवाइड करना चाहता है इसीलिए वो पहले ही अपनी दो कॉपीज बना चुका है, तो जब वो कॉइल भी करेगा तो बेटा उसके दो बंडल बनेंगे, एक डीएनए का एक दूसरे डीएनए का, और दोनों एक दूसरे के चिपके रहेंगे, अटे डिटैच नहीं होते क्योंकि है तो एक ही डीएनए की कॉपीज। तो वो एक ही जगह पे चिपके हुए होते हैं सेंट्रोमियर पे। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे दिस इज द कंडीशन। ये कंडीशन क्या है? इसमें टू क्रोमेटिड वन सेंट्रोमियर, दैट इज कॉल्ड एज अ डायड। आर यू श्योर? डिफरेंस क्लियर है? Yes, sir. है ना? तो है ना, इसमें एक क्वेश्चन भी मैंने बता दिया आपको। देखो ये कैसे कंडेंस होता चला जा रहा है, इसका डायग्राम मैं एक आध बार यहाँ पे नेट से एक डाउनलोड करके आपको दिखाऊंगा, जो प्रॉपर 3D वगैरह ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो हमें अच्छे से उसका विजुअलाइजेशन हो सकता है। बट कंसेप्ट बड़ा सिंपल है, वो कंडेंस होते चले जा रहे हैं। एक धागा लो, उसको एक और फोल्ड करो, फिर एक और बार फोल्ड करो, और एक और बार फोल्ड करो। सो दैट इज व्हाट द फोल्डिंग एंड अल्टीमेटली यू गेट अ वेरी डेंस बंडल, दैट इज, है ना। तो ये पड़ाव है, उसके पहले क्रोमेटिन बना, फिर सोलेनॉइड मॉडल बना, फिर लूप ऑफ द सोलेनॉइड बना, फिर है ना क्रोमोनेमा बना, फिर क्रोमोनेमा से एक्चुअली क्रोमेटिड वाला जो है क्रोमोसोम आपको बनते हुए दिखाई देता है। इज इट क्लियर? यस वन एवरीवन, क्लियर है बच्चों? तो बच्चों एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, क्रोमोसोम में क्या क्या होता है? कौन बताएगा? एनीथिंग? क्या क्या होता है? व्हाट आर द थिंग्स प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम? तो इसका आंसर मैंने पहले भी बताया आपको कि क्रोमोसोम में चार चीजें होती है एज ए केमिकल कंपोनेंट्स। एक है डीएनए, एक है हिस्टोन प्रोटीन जो होता है पहले से ही, ठीक है। बाद में जब क्रोमोसोम बनने लगता है तो उसमें नॉन हिस्टोन भी ऐड हो जाते हैं, और क्या ऐड हो जाता है बेटा? आरएनए भी ऐड हो जाता है। तो चार चीजें आपको हमेशा क्रोमोसोम में, मतलब ये जो क्रोमेटिड दिख रहा है उसमें आपको देखने को मिलते हैं। नाउ बच्चों थोड़ा नोटिस करते हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ सब लोग बड़े ध्यान से देखना मैं क्या करने जा रहा हूँ। ये सेंट्रोमियर है,
इसके ऊपर एक यहाँ पे प्लेट जैसी चीज है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं बताओ? सर टेलो काइनेटोकोर। 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 अच्छा बहुत बढ़िया। चलो एक और चीज है, अभी ये काइनेटोकोर को है ना ऐसे धागे अटैच्ड है, इसको खींचते हैं, ये क्या है? स्पिंडल फाइबर्स। बहुत बढ़िया, सब लोग बड़ा ध्यान से याद रखना, स्पिंडल फाइबर। अब ये चीज हमको कब देखने को मिलती है? जब आप सेल डिवीजन पढ़ोगे तो उसमें प्रोफेज आता है, तब आपको ये चीज देखने को मिलेगी, ठीक है। जब आप मेटाफेज पढ़ोगे ना तो उसमें भी बेटा आपको ये प्रॉपर कंडेंस चीज, ये प्रॉपरली आपको एक्चुअली मेटाफेज में देखने को मिलेगा। नाउ थिंक अबाउट, मैं यहाँ पहले से ही बता के रखता हूँ, सब लोग अपना दिमाग खोल के सुन लो, क्योंकि सेल डिवीजन के बहुत क्वेश्चंस आते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही है। तो जब देखो एनाफेज के बारे में मैं बताता हूँ, तो उसमें क्या होता है, एनाफेज इज ऑलवेज मार्क्ड बाय द सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली, सी दिस वन। क्या हो रहा है कि ये जो जो डायड जो है, ये देखो, है ना, ये देखो डायड का क्या हुआ, आप थोड़ा ध्यान से देख लेना। यहाँ सेंट्रोमियर अभी भी है, यहाँ सेंट्रोमियर अभी भी है, ठीक है, डायड है, डायड है, ठीक है। Now I'll use this here kinetochore. Here is the kinetochore. Now I'll use this is the fiber, the fiber, ठीक है। यहाँ पे पोल है, यहाँ पे पोल है, मतलब ये चीज देखने को मिलेगी, दिस इज द सेंट्रियोल, ठीक है। और इधर भी बेटा वो पोल है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। तो इधर एक पोल है, इधर एक पोल है, ठीक है, ये सेल है, ठीक है। नाउ कैन यू सी द सेम डीएनए जो डायड था ना, डायड एनाफेज में मोनैड में कन्वर्ट हो चुका है, कैन यू सी, एनाफेज में मोनैड। और यहाँ से बेटा यहाँ बीच में भी है ना स्पिंडल फाइबर बनते हैं, ये स्पिंडल फाइबर पुश करते हैं और ये स्पिंडल फाइबर पुल करते हैं। कितने लोगों को समझ में आएगा? यस सर। है ना, दीज आर व्हाट, तो है ना, तो यहाँ जो है ना वो बनते जा रहे हो, वो धकेलते जा रहे हैं। भैया तू ये मोनैड है, ये भी एक मोनैड है, तो एनाफेज में आपको कभी डायड देखने को मिलता है क्या? यस एनीवन? एनाफेज में सर। आपको नो, बिल्कुल यही क्वेश्चन तो पूछते रहे सेल डिवीजन का, कि एनाफेज में जो क्रोमोसोम होता है उसमें कितने सेंट्रोमियर और कितने क्रोमेटिड होंगे? आंसर वेरी सिंपल, मोनैड है, मोनैड है तो 1 सेंट्रोमियर 1 क्रोमेटिड। बट बेटा मेटाफेज और प्रोफेज में क्या होगा बताओ? मेटाफेज और प्रोफेज में ये होगा डायड, मतलब 1 सेंट्रोमियर 2 क्रोमेटिड। अरे सिंपल है ना? यस एवरीवन? यस सर। मतलब आप कभी भी अभी सेल डिवीजन पढ़ोगे ना आपको फट से समझ में आएगा, क्योंकि आपका बिल्कुल बेसिक ही पता हो गया कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो जैसे बेटा ये सेपरेट होंगे, देखो जितने भी है, 23 होंगे तो वो सब एक दूसरे से सेपरेट होंगे, इस तरह से सेपरेट होंगे, ठीक है। तो दोनों तरफ प्रॉपरली बेटा यहाँ इस पे आपको मूवमेंट देखने को मिलता है, यू कैन सी द मूवमेंट ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। दोनों तरफ आपको है ना पुलिंग अप, ये जो है ये स्पिंडल फाइबर है, ये किस चीज से बना है रे? पुलिंग है, ये माइक्रोट्यूबुल से बना है ना, यस जो अभी पढ़ाया था मैंने साइटोस्केलेटन वाला, ठीक है। तो माइक्रोट्यूबुल से बना हुआ ये डेफिनेटली ये सेंट्रियोल है, यहाँ पे आपको देखो है ना, राइट एंगल में दो अरेंज्ड है कि नहीं? तो इस तरह से आपको सेल डिवीजन में एनाफेज में स्प्लिटिंग ऑफ द क्रोमोसोम देखने को मिलेगा, स्प्लिटिंग ऑफ द क्रोमोसोम देखने को मिलेगा। दैट इज द ओनली बेसिक एंड सिंपल थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट। किसी को कोई कंफ्यूजन है पूछ लो यार, डाउट पूछो बच्चों, आस्क द डाउट, डाउट तो पूछो यार, नहीं भी है तो भी पूछो। ओके तो बच्चों हम लोग बात करते हैं फिर, है ना, अगर सेल डिवीजन के बारे में बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन आता है, व्हाई सेल डिवाइड, ये पहला क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो किसी भी सेल को अगर आप देखोगे ना, तो मैंने आपको पहले भी ये बताया कि सेल का साइज बहुत मैटर करता है, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो बराबर है ना। सेल का साइज अगर बहुत बड़ा बड़ा होता चला जाएगा तो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो अफेक्ट होगा और सेल की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। अब ये एक नॉर्मल सा सेल है यार, उसमें प्रॉपर साइज में न्यूक्लियस भी है और प्रॉपर अमाउंट में साइटोप्लाज्म भी है,
बट जैसे ही बेटा ये सेल का साइज बढ़ेगा, बहुत अगर ज्यादा अगर ये सेल का साइज अगर बढ़ जाता है, न्यूक्लियस का तो साइज बढ़ता नहीं है, ठीक है। हाँ ठीक, तो यहाँ पे देख लो, अगर न्यूक्लियस का तो साइज बिल्कुल बढ़ता ही नहीं है बेटा, न्यूक्लियस का साइज बिल्कुल, तो जिसको हम लोग बोलते हैं कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। तो ये जो है ना कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, ठीक है, ये बदल जाता है, ये चेंज हो जाता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियो, है ना, प्लाज्मिक एंड साइटोप्लाज्मिक रेशियो, ठीक है, वो चेंज हो जाएगा। तो सेल क्या चाहता है, जैसे ही ये सेल बड़ा हो जाए तो ये तुरंत डिसीजन लेता है, न्यूक्लियस अपनी कॉपी बनाने का, पहले डिसीजन शुरू, है ना, अब न्यूक्लियस अपनी कॉपी बनाएगा और जितना भी साइटोप्लाज्म है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा इक्वल, तो हो जाएगा सेल डिवीजन। तो पहला क्वेश्चन है व्हाई सेल विल डिवाइड, आंसर टू मेंटेन इट्स एफिशिएंट सेल साइज, यस और नो, समझ रहे हो, हाँ सर। सिंपल है ना, तभी वो डिसीजन लेगा ना। देखो अगर हम सेल डिवीजन के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो हमें तीन चीजों के बारे में शायद पता होना चाहिए। नंबर वन, एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एमाइटोसिस, एक होता है माइटोसिस, और एक होता है बेटा मियोसिस, ठीक है। इसे तीन टाइप है, एमाइटोसिस, माइटोसिस, मियोसिस, तीन चीजें हैं नॉर्मली, बहुत ही सिंपल चीज है। अब इनके बारे में अगर हम बात करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें बात करनी पड़ेगी सेल साइकिल के बारे में। देखो सेल साइकिल में समझना है तो हम लोग को समझना पड़ेगा जनरेशन टाइम। जनरेशन टाइम क्या है, देखो एक सेल है, ये डिवाइड हुआ, उससे दो सेल बने छोटे छोटे, ये दो सेल जो है बेटा इसका साइज बड़ा हो जाएगा, फिर डिवाइड होकर के फिर, मतलब क्या हो गया कि अल्टीमेटली, है ना, जब भी सेल का साइज बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो बेटा वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। तो द टाइम फ्रॉम वन सेल डिवीजन टू द अनदर सेल डिवीजन इज कॉल्ड एज अ जनरेशन टाइम, मतलब ये बन गया वन जनरेशन। हम लोग बोलते हैं ना हमारी जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन, ऐसे जनरेशन के बारे में बात करते हैं। तो जनरेशन टाइम इज वेरी सिंपल, ठीक है, एंड द सिक्वेंशियल इवेंट्स, है ना, along the generation time is considered as a cell cycle, क्योंकि देखो डिवीजन से शुरू हुआ, फिर से डिवीजन पे आके रुका, तो इट इज अ सेल साइकिल। तो जो भी सिक्वेंशियल इवेंट्स होते हैं विद इन अ जनरेशन टाइम, along द जनरेशन टाइम, इसको मैं सेल साइकिल कहता हूँ, पक्का। अब मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी बेटा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अबाउट व्हाट द सेल साइकिल, तो हमें कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे नोटिस करना पड़ेगा। सी, ठीक है, सेल साइकिल में देखो अगर हम लोग ये डायग्राम देखने को मिलती है बहुत बार बेटा, ऐसा हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये सेल है, ये सेल डिवाइड होकर के दो सेल बना, तो इतने फेज को बेटा हम लोग बोलते हैं एम फेज, मतलब माइटोसिस का फेज, जब सेल डिवाइड हुआ। बट बाकी समय क्या किया, तो सेल बना और सेल अपना साइज इंक्रीज करता है। तो सबसे पहले यहाँ एक स्टेज आती है जिसको हम लोग बोलते हैं G1 स्टेज। क्या हो रहा है यार, G1 स्टेज, दूसरा होता है एस फेज और तीसरा है G2, ठीक है। इसको ऐसे समझते हैं जैसे कि किसी की शादी हो रही है, शादी होती है मतलब मैरिज, मैरिज फॉर एम। तो सबसे पहले मैरिज अगर करनी है तो मैरिज तो सबसे बाद में होगी, तो सबसे पहले ये जो बंदा है ना, इसको बेटा मतलब ये दोनों जो भी है मेल फीमेल, है ना, उसको तैयारी की जाएगी, है ना, कपल मतलब जो भी है ढूंढा जाएगा, वट एवर में भी, तो तरीके हैं अलग अलग, फर्क है ना अलग से अपने अपने। तो सबसे पहले हो गए सगाई, सही है, एस, ठीक है, मतलब जीवन ये सगाई की तैयारी है ना, इट्स अ प्रिपरेशन टाइम फॉर द सगाई। उसके बाद सगाई होने के बाद में आता है G2। G2 क्या है, आफ्टर सगाई, मैरिज होने की तैयारी। तो इसको हम लोग कैसे बोल देखते हैं, देखो G1 इज द, है ना, पोस्ट माइटोटिक, पोस्ट माइटोटिक गैप फेज इसको बोलते हैं,
G2 क्या है? G2 इज द प्री माइटोटिक गैप फेज। ठीक है, तो यहाँ पे ये बहुत ही नॉर्मल है। देखो ये पैदा हुआ सेल, सेल पैदा होने के बाद वो अपनी साइज को बढ़ाना शुरू कर देता है, ग्रोथ शुरू कर देता है, ग्रोथ शुरू कर देता है, और उसके बाद में तैयारी शुरू हो जाती है ना। एक्चुअली यहाँ पे जो हो रहा है बेटा, एस का मतलब होता है सिंथेसिस, सिंथेटिक फेज। यहाँ पे होता है बच्चों डीएनए का रेप्लिकेशन, मतलब जो भी अमाउंट ऑफ डीएनए है वो डीएनए का अमाउंट डबल हो जाएगा। जो अभी मैंने आपको दिखाया था, एक डीएनए है वो कॉपी होकर के दो डीएनए बन जाएंगे, जो एक को चिपके ही रहेंगे, है ना। मोनोएड नहीं बनाएंगे, डायड बनाएंगे ना। तो सिंथेसिस फेज जो होती है, सिंथेटिक फेज है, वहां पे एक्चुअली पहले डीएनए डिवाइड हो जाता है, बाद में बेटा सेल डिवाइड होता है। तो यही है मतलब G1S G2M, है ना। मतलब देखो हम लोग बोलते हैं सगाई से पहले ही जीवन है, उसके बाद में नहीं है, खत्म। ठीक है, सब खत्म, एक सब फ्रीडम खत्म, जीवन खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे हमें समझना है एक और पॉइंट। देखो कभी कभी ये होता है कि कुछ सेल जो होते हैं, सम सेल दे डोंट वांट टू डिवाइड। तो सारे सेल जितने इंसान पैदा हुए सब शादी करेंगे जरूरी है? नहीं, नो नीड। ठीक है, सो यहाँ पे हमें देखना है कि सम सेल्स बिकम परमानेंट, दे डोंट वांट टू एंटर इनटू दिस एंटायर सेल साइकिल। ये जीवन का जो चक्कर है इसमें एंटर नहीं करना चाहते, वो शांत बैठ जाते हैं, G0। उनका अलग ही फंडा है, इसको बोलते हैं क्विसेंट स्टेज। तो हमारे बॉडी में मैक्सिमम जितने सेल है ना बच्चों, जितने भी लीवर में, हार्ट में, ब्रेन में, वो सब G0 स्टेज में है। दे आर नॉट डिवाइडिंग, दे हैव स्टॉप्ड डिवाइडिंग। आप एम्ब्रियो में थे, डेवलप हुए, बन गए, बड़े हो गए, नाउ दे आर नॉट डिवाइडिंग, दे आर परमानेंट। स्किन सेल्स आर डूइंग दैट वर्क, ओके। स्किन सेल अभी भी डिवाइड हो रहे हैं, पर बाकी मैक्सिमम जो है लीवर के सेल्स वगैरह वो जैसे बने बने हैं, हो गए, रह गए। इवन ब्रेन न्यूरॉन के सेल तो धीरे धीरे खत्म होने हो जाते हैं, बट डिवाइड नहीं होते। सो मैक्सिमम सेल, बहुत सारे सेल ऐसे हैं जो G0 स्टेज में चले जाते हैं। सो जो सेल G0 स्टेज में चले जाते हैं वो फर्दर डिवाइड नहीं होंगे, वो परमानेंट हो जाएंगे, एक कोई पर्टिकुलर फंक्शन ले लेंगे। ठीक है, कोई सेल है, अभी एम्ब्रियो बना मतलब जायगोट से आप बने हो, तो बेटा कुछ सेल्स नोज के सेल बने, कुछ लीवर के बने, कुछ हार्ट के बने, जिसको जो बनना है बन गए। वो डिफरेंशिएट हो गए, मतलब अपना अपना फंक्शन ले लिया और वो अपना काम करते रहते, बट दे डोंट डिवाइड, दे जस्ट। बट कभी कभी क्या होता है हमारे बॉडी में, ये G0 वाले सेल कभी कभी डिवीजन, है ना, उनके उनके ऊपर भी तो पागलपन छा जाता है, हम लोग अभी डिवाइड करेंगे, ऐसा क्यों, हम क्यों परमानेंट रहे, ऐसा वो सोचते हैं। सम ट्रिगर्स आर देयर, और सो इसके वजह से ये जो G0 में परमानेंट सेल्स होते हैं वो इतने तेजी से डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं, कंट्रोल लॉस हो जाता है, और तब उससे बनता है ट्यूमर या कैंसर। तो कैंसर यहीं से शुरू होता है। ये सब जेनेटिक लेवल पे है, उतना ज्यादा डेप्थ में मैं नहीं लेके जाऊंगा। क्विसेंट बेटा, क्विसेंट स्टेज, क्विट, चुपचाप, संत बन गए वो, क्विसेंट, मैरिज नहीं कर रही, संत बन गए, सिंपल, सिंपल है। ठीक है, सो ये इस तरह से आप याद रख सकते हैं, इसलिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ, डोंट बी ऑफेंडेड अबाउट दिस। सी, दिस इज वेरी सिंपल थिंग। पोस्ट माइटोटिक गैप फेज, प्री माइटोटिक गैप फेज, सिंथेटिक फेज, इसमें ये सारी चीजें बेटा आपको समझनी है। अब ये सेल साइकिल है, बट नंबर ऑफ वन थिंग, मैं यहाँ पे दो कलर यूज कर लेता हूँ, जो है बेटा ये देखो, ये ब्लू कलर मैंने यूज किया यहाँ पे। तो ये वाला है एम फेज, जिसमें वो प्रोफेज, मेटाफेज एंड ऑल यू विल थिंक। बट बेटा बाकी जो पोर्शन मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, है ना, ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज एंटायरली, मतलब जो बाकी का जो पोर्शन है बच्चों, है ना, ये वाला जो पोर्शन मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये जो रेड कलर में हमने लिया, इसको एक्चुअली हम लोग अलग ही नाम देते हैं। इसको बोलते हैं, ये जो भी रेड कलर में मैंने बनाया है, दिस एंटायरली इज कॉल्ड एज द इंटरफेज। इसको क्या कहते हैं बेटा हम लोग? इंटरफेज। मतलब इसका मतलब है कि सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू टू फेजेस, वन इज एम फेज, एंड यहां से लेकर के यहां तक का जो है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेस। सो इफ आई विल डू दिस वन, सी,
cell cycle can be divided into two parts. One is the interphase and one is the M phase. तो ऐसे दो phases हमें देखने को मिलते हैं, interphase as well as what the M phase. ठीक है, इंटरफेस को हम लोगों ने तीन हिस्सों में बांट दिया. एक है बच्चों सी दिस वन, अगर वो सेल साइकिल में है तो है ना, सेल साइकिल छोड़ दिया जी नॉट में चला गया तो ये सब चक्कर नहीं है. G1 S G2 ये तीन मिलेंगे. एम फेज अगर देखोगे तो एम फेज में भी दो आपको पॉइंट देखने को मिलते हैं. एक न्यूक्लियस का डिवीजन जिसको हम लोग बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, और दूसरा बेटा सेल का डिवीजन जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोकाइनेसिस. काइनेसिस मतलब टूट जाना. दो प्रकार है. कैरियोकाइनेसिस के स्टेजेस के बारे में आपने जरूर सुना होगा, मोस्टली मे बी इनके बारे में बच्चों को थोड़ा पता रहता है. प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज. मैं आपको एक चीज बहुत सिंपली बताता हूँ. माइटोसिस, मियोसिस, इनके बीच में डिफरेंस समझना है तो बेटा ये वाली स्टेज को समझना बहुत जरूरी है. और वैसे भी आपको मैंने समझा दिया कि एनाफेज एक ऐसी स्टेज है जिसमें सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है. यस और नो? इतना तो क्लियर है आपके दिमाग में? शुरुआत ही वैसे की है मैंने ताकि आपको एग्जैक्ट पता रहे. एनाफेज ऐसी स्टेज है जिसमें क्या होगा बेटा, सेंट्रोमियर विल स्प्लिट. तो डायड से मोनैड बनने की प्रोसेस कौन से स्टेज में होती बताओ? है ना, दैट इज व्हाट द पॉइंट. साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्मिक कंटेंट डिवाइड होता है. प्लांट सेल और एनिमल सेल में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, सो दैट वी कैन सी. बट है ना, एस फेज में क्या होगा बताओ? एस फेज में क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है. डीएनए का रेप्लिकेशन होगा. G2 जो है माइटोसिस से पहले होता है. G1 है ना, डीएनए के रेप्लिकेशन की पहले की स्टेज है. सेल की ग्रोथ होती रहती है. G1 में भी होती है, S में भी होती है, G2 में भी होती है. ठीक है. अच्छा, मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता हूँ. अगर हम कैंसर इस डिसीज के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में बहुत रिसर्च चलती है, कैंसर, तो बेटा एक आप सिंपल मुझे लॉजिक बताओ कैंसर कैसे हो सकता है. तो यहाँ पे आपको मैंने बताया कि हमारे जो भी सेल्स हुए, जैसे लीवर है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ. मान लेते हैं ये हमारा बेटा लीवर है. दिस इज आवर लीवर. ठीक है. अब ये लीवर का जो स्किन है यहाँ पे ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इसके जो सेल्स है, अब वो सेल्स यार डिवाइड ही नहीं हो रहे क्योंकि ये जितने भी सेल है ना सारे बच्चों, सब कौन से स्टेज में है? ऑल ऑफ देम आर इन द जी नॉट स्टेज. बराबर है, ऑल ऑफ देम. ठीक है. अभी आपने कुछ ऐसे खान पान में चेंज हो गया, एक्सरेज आ गए, यूवी रेज आ गए, एनीथिंग हैपेंड, कुछ तो हुआ जो ट्रिगर होता है. बहुत सारी चीजें हैं जो कैंसर कॉज करा सकते हैं. ठीक है. जेनेटिक है, वायरस भी एंटर हो जाएंगे तो वायरस भी बेटा है ना ऑन्कोजेनिक होते हैं. ऑन्कोजेनिक मतलब कैंसर कॉजिंग होते हैं. तो दे कैन चेंज द जेनेटिक मेकअप ऑफ द सेल. मान लेते ये जो सेल है, अब इसको है ना अलग कलर लेता हूँ. ये जो सेल है बेटा यहाँ पे, ये एक ही सिंगल सेल, ये डैमेज हो गया, मतलब इसका है ना इसकी मति भ्रष्ट हो गई. इसको लगा कि नहीं जिंदगी में कुछ करना चाहिए, जी नॉट रह के क्या करेंगे, ऐसा उसको लगा. ठीक है. तो ये भाई साहब जो है मोटिवेट होकर के तुरंत इन्होंने क्या किया, फटाक से डिवीजन करना शुरू किया. तो इसने तो एक सेल से दो सेल बनाए, बट क्योंकि इसका जेनेटिक मेकअप पूरी तरह से बिखर चुका है, सेल साइकिल के ऊपर का कंट्रोल, जेनेटिक कंट्रोल जो होता है वो लॉस हो चुका है. ठीक है. अब देखो ये क्या हो जाएगा यार, यहाँ पे है ना इतने सारे सेल बनाएगा ये भयंकर लेवल पे एकदम से. ठीक है. तो इट विल फॉर्म अ ट्यूमर ऑन द लीवर. दिख रहा है आपको? इट विल फॉर्म अ ट्यूमर. अब यार हमारे बॉडी के अंदर लीवर है, उसके बाजू में स्टमक है, उसके ऊपर हार्ट है, लंग है, ऐसे अटैच रहेगा. मतलब आप समझो ना, ऊपर कोई भी ऑर्गन है, वो बोल रहा अरे यार तू क्यों धक्का मार रहा है मेरे को. करेक्ट है. तो पहला प्रॉब्लम होगा, सबसे पहला प्रॉब्लम होगा जो हमारा जो ऑर्डर है ना इंटरनल ऑर्गन का, वो बिगड़ जाएगा. सही है ना? समझ रहे हो? है कि नहीं? हो सकता है ये डैमेज हो जाए यार ऊपर वाला, उससे ब्लीडिंग होना शुरू हो जाए. So lot of things happens, but now see, understand.
देखो यहाँ पे होता है ट्यूमर के बारे में, जब मैंने बोला यहाँ पे, तो ट्यूमर जो चीज है, कभी कभी ये ट्यूमर जो होते हैं इनके ऊपर कोटिंग होती है, ठीक है, कोटिंग। तो कोटिंग होने से ये जो सेल है इसका डिवीजन का जो है ना मोटिवेशन है, वो दूसरे ऑर्गन्स में फैलता नहीं। तो इसको हम लोग बेनाइन ट्यूमर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? दिस टाइप ऑफ द ट्यूमर इज कॉल्ड एज अ बेनाइन ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर जो होता है वो कैंसर कॉज नहीं करेगा, क्योंकि उसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर है, तो वो दूसरे दूसरे ऑर्गन में फैलाता नहीं अपने इस हैबिट को। बट अगर बेटा ट्यूमर अगर डेवलप हुआ है और ये ट्यूमर के ऊपर कोई कोटिंग नहीं है, सारे सेल्स ही है, तो ये आजू बाजू ऑर्गन्स में और बाकी बॉडी ऑर्गन्स में भी बेटा ये जो है ना, इस डिवीजन वाली जो सिस्टम उसने शुरू की है, ये कुछ ऐसे प्रोटीन्स बाहर रिलीज करेगा जो दूसरे सेल्स को भी मोटिवेट करा, देख मैं डिवाइड हो रहा तू भी हो, तू कुछ करके दिखा, एंड सो दैट ऑल द सेल्स ऑफ द अदर ऑर्गन्स आल्सो स्टार्ट डिवाइडिंग। ठीक है, तो ऐसे ट्यूमर्स को हम है ना मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। ठीक है, तो जो मैलिग्नेंट होते हैं वही कैंसर कॉज कराते हैं। बट रिमेंबर, कंडीशन एक ही कि वो जी0 स्टेज को छोड़ करके जीवन स्टेज में चले जाते हैं और तुरंत फटाफट डिवाइजन करना शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ आते हैं। हमेशा हमें ये नोटिस करना है, हमेशा कैंसर ही नहीं होता, सेल का डिवीजन बहुत प्रॉपरली होता है। ठीक है, बट अगर जो जो परमानेंट है, अगर उन्होंने ठान लिया उनमें कुछ गड़बड़ हो गई तो ही ऐसा होगा, नहीं तो बेटा एक सेल साइकिल प्रॉपरली रेगुलेटेड, प्रॉपरली कंट्रोल्ड प्रोसेस है। ठीक है, मोलेकुलर लेवल पे, आप लोगों में नीट में भी जब बताता हूँ तो मोलेकुलर लेवल पे जाकर के उसका इंटरनल मैकेनिज्म बताता हूँ कि कैसे डीएनए सेल कैसे कंट्रोल करते, कैसे टाइमली ये वर्क होता है। ठीक है, देयर इज अ ब्यूटी टू अंडरस्टैंड दिस एंटायर, बहुत बढ़िया प्रोसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग उतना डीप नहीं जाएंगे, यहाँ हम लोग बात करते हैं। देखो G1 स्टेज का क्या मतलब है, S का क्या मतलब है, G2 का क्या मतलब है, क्या 4 फेजेस है। सिंपल, ठीक है, बहुत सिंपल नॉर्मल बेटा, ज्यादा मुश्किल वाला काम ही नहीं है। Then let's understand this right now। अभी देखो मैंने क्या बोला आपको, एक वर्ड बोला है अमाइटोसिस। एमाइटोसिस में मतलब क्या है? देखो जैसे कि बैक्टीरिया होता है यार, तो बैक्टीरिया का ये डीएनए है यार सर्कुलर, इसमें न्यूक्लियस ही नहीं है, तो इसका जो बाइनरी फ्यूजन होगा, मतलब एक सेल से जब दो सेल ये बना देगा, है ना, इधर डीएनए का इधर, तो इसको हम माइटोसिस कहते नहीं है, इसकी लाइट ही नहीं है उतनी माइटोसिस कहने की, न्यूक्लियस ही नहीं है, कैरियोकाइनेसिस नहीं होता, सेल साइकिल नहीं होता, कुछ नहीं होता, तुरंत फटाफट। देखो ये है इश्चेरिचिया कोलाई नाम का बैक्टीरिया जो हमारे इंटेस्टाइन में रहता है, ई कोलाई बोलते हैं, इंटेस्टाइन में रहता है। पता है ये कितनी देर में डिवाइड होता है? विद इन 20 मिनट, 20 मिनट में ये अपना पॉपुलेशन डबल करा देगा। मतलब देखो यहाँ पे ये फ्लास्क है, ये फ्लास्क है, अब इस फ्लास्क में हम लोग बोलते हैं कि ये 1/4 फिल्ड है बाय द इश्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया, 1/4 फिल्ड है। ठीक है, तो बता सकते हो ये फ्लास्क पूरा भरने में कितना समय लगेगा? सिंपल है ना, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू फिल कंप्लीटली? ये केवीपीवाई का क्वेश्चन है भाई, 40 मिनट, बहुत आसान है, 40 बिकॉज मिनट। इन नेक्स्ट 20 मिनट्स इट विल फिल द हाफ, डबल कर दिया, मतलब यहाँ लग गया 20 मिनट। ठीक है, एंड अगेन इन नेक्स्ट 20 मिनट्स, in next 20 minutes it will completely fill it, so within a 40 minutes, है ना, विदिन 40 मिनट ये कंप्लीट बेटा जो है, क्योंकि वो हर 20 मिनट में अपने पॉपुलेशन को डबल करता चला जाता है, सो दैट इज द डबलिंग टाइम, इसका डबलिंग टाइम बहुत तेज है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें कोई स्टेजेस नहीं है, इन कैरियोकाइनेसिस करो फिर, ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट डीएनए डिवाइड सेल डिवाइड, डीएनए डिवाइड सेल, खाते जाओ बढ़ते जाओ, यही उसका काम है, दूसरे कुछ नहीं। तो सिंपल है ना, बहुत सिंपल अरेंजमेंट है। बट इसको मैं माइटोसिस नहीं कहता, इसे मैं एमाइटोसिस कहता हूँ। क्लियर है ना? अभी यहाँ देखो, अगर आप लोगों ने कभी अमीबा को देखा होगा, अमोइबा, धोंडीबा का भाव अमीबा, अगर आप इसको देखोगे
तो इसके बाइनरी फ्यूजन को थोड़ा नोटिस करो। देखो ये है अमीबा, ये है उसका न्यूक्लियस। थोड़ी देर बाद में इसने सोचा मैं डिवाइड होऊंगा, हो जा। कौन रोक रहा है तेरे को? मैं कैसे डिवाइड होऊंगा, हो जा, कैसे होगा देखते हैं। तो ये जो है थोड़ा इलांगेट हो जाएगा, और सबसे पहले इसका न्यूक्लियस देखो, न्यूक्लियस के दो हिस्से बनेंगे, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। और उसके बाद में आपको मिलेगा बेटा दोनों न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस इधर आ गया, इसका इधर आ गया, दो अमीबा बन गए। नाउ इसको थोड़ा अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डजंट डिसअपियर, ठीक है। तो सेल डिवीजन करते वक्त बेटा जब नॉर्मल माइटोसिस होता है तो उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से गायब हो जाता है, एंटायरली, है ना, डिसमेंटल हो जाता है। बाद में टेलोफेज में फिर से बनता है। तो प्रोफेज में पहले ही बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिमेन्स इंटैक्ट, एंड सो दैट इट्स ए माइटोसिस, इट्स नॉट ए माइटोसिस। यस, वेरी क्लियर, समझ रहे हो आप लोग, ठीक है। दूसरी कंडीशन है, यहाँ पे देखो एक और चीज हो रही है जिसको बोल रहे हैं हम लोग स्पिंडल नॉट फॉर्म। क्योंकि अगर न्यूक्लियस ही डिसअपियर नहीं होगा तो क्रोमोसोम को खींचना है, ये सेंट्रोमियर लाना है, सेंट्रियोल लाना है, काइनेट, ये सब होगा ही नहीं। तो इसमें ना स्पिंडल बना और ना ही तो इसीलिए स्पिंडल ही नहीं बनता भाई, है ना, इसलिए ये एमाइटोसिस है। ये एक एग्जांपल हो गया, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा एक मुद्दा है बच्चों, थर्ड इज, है ना, जैसे ईस्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं। ईस्ट आपने शायद सुना होगा, है ना, ईस्ट। अब ईस्ट में क्या होता है, देखो ये है सेल, पेरेंट सेल है ये, इसमें ना डिवीजन होगा, एक छोटा सेल बनाएगा, इसको बोलते हैं पेरेंट सेल, इसको बोलते हैं बर्ड, इसको बोलते हैं बडिंग। मे बी यू हैव लर्नड अबाउट दिस बडिंग, सिंगल सेल का बडिंग, ठीक है। तो ये है ना, सो दिस इज व्हाट द पेरेंट एंड दिस इज व्हाट द बर्ड। नाउ व्हाट इट इज, यू नो, इसमें है अनइक्वल डिवीजन, अनइक्वल डिवीजन। तो जो ट्रू माइटोसिस है उसमें इक्वल डिवीजन होता है, मतलब दोनों सेल एक साइज के बनते हैं, डॉटर सेल्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, पेरेंट सेल अभी भी बड़ा ही है, उससे एक छोटा बर्ड बन गया। तो इसको भी बेटा मैं ए माइटोसिस कहता हूँ, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए माइटोसिस। पॉइंट समझ में आ रही क्या रे? सादे सादी बातें हैं, yes, है ना। ये मैं भेज दूंगा जो भी अभी अभी लिख रहा हूँ ना, एवरीथिंग आई विल सेंड यू राइट नाउ, है ना, आफ्टर क्लास। सो देखो ये है ए माइटोसिस। अभी देखो ये अमीबा, इसमें भी सर सब में ए माइटोसिस हो रहा है। अभी सर देखो कुछ, हाँ बोलो ना बच्चों। सर वो इकोलाई वाला आप वापस समझा सकते हो? ई कोलाई का क्या प्रॉब्लम है? ई कोलाई में सादा बाइनरी फ्यूजन हो रहा है, इट्स अ बाइनरी फ्यूजन। इसमें एक्चुअली बच्चों न्यूक्लियस ही नहीं है, पहले से ही नहीं है, नो न्यूक्लियॉइड है, सर्कुलर डीएनए है। तो बस डीएनए डिवाइड हो गया, 2 कॉपीज बना ली, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सेल डिवाइड हो गया, विद पर इन सर 20 फिर मिनट वो डिवाइड हो। हाँ एमाइटोसिस क्यों हो रहा? क्या बोल रहे हैं? सर मतलब एमाइटोसिस कैसे हुआ? हेमाटोसिस ही तो है, जिसको हम डिवीजन तो हो रहा है ना, 2 सेल तो बन रहे हैं ना बच्चा, हाँ एक सर। सेल से 2 सेल बन रहे हैं ना, डिवीजन तो हो रहा है ना। बट हाँ मैं सर। उसको माइटोसिस नहीं कह पा रहा, जो ट्रू सेंस में नहीं कह पा रहा ना। हर केस यही तो है, यहाँ पे भी तो 2 सेल बन रहे हैं, यहाँ पे भी 2 सेल बन रहे हैं। ये देखो बर्ड से नया ऑर्गेनिज्म बनता तो है, बट नहीं कर पाता यार मैं, क्योंकि वो उसमें सूट नहीं करते, ठीक है। बहुत सारे फंगस होते हैं, बहुत सारे, यही तो बता रहा हूँ मैं, है ना। माइटोसिस में अभी मैं एकदम लास्ट में बोलूंगा तो आपको एकदम क्लिक होगा, हाँ? देखो ये देखो यहाँ पे देखो, ये माइसिलियम, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस है यार। अब यार ये कैसे डिवाइड होगा पता नहीं, डायरेक्ट इसका एक फ्रैगमेंट बन जाएगा, ये इधर एक फ्रैगमेंट से नया माइसिलियम बनेगा, इसको मैं माइटोसिस कैसे कहूँ, क्या कहूँ, इसको समझ ही नहीं आ रहा है। सेल डिवाइड हो जाता है, जिसको जहां मर्जी है तो ऐसे वहां से टूट जाएगा, ये टूट करके 2 माइसिलियम बन जाएंगे। एंड नंबर ऑफ इसमें बेटा न्यूक्लियस होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, ठीक है। तो नाउ आप सुनो ढंग से, माइटोसिस एक्चुअली क्या है। पहला पॉइंट,
एक सेल डिवाइड होगा उससे 2 इक्वल सेल बनने चाहिए, जिसको ये ओबे नहीं कर रहा। समझ रहे हो क्या? ठीक है। दूसरा पॉइंट, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के अंदर बेटा डीएनए का रेप्लिकेशन होना चाहिए, जिसको ये ओबे नहीं कर रहा। ठीक है। तीसरा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोफेज आते ही डिसअपियर होना चाहिए, ये ओबे नहीं कर रहा। स्पिंडल बनने चाहिए, नहीं ओबे कर रहा है। ठीक है। पहले कैरियोकाइनेसिस के साथ साथ बेटा है ना, उसके फॉलो करते करते साइटोकाइनेसिस होना चाहिए। न्यूक्लियस का डिवाइजन हुआ साइटोप्लाज्म का, ये उसको फॉलो नहीं कर रहा। तो इसीलिए जिस तरह से बेटा एक प्रॉपर कंडीशनल बेटा माइटोसिस होती है, जो मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स में, मैक्सिमम सेल्स में देखने को मिलती है, ठीक है, प्रॉपर रेगुलेटेड प्रोसेस, ऐसी यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता। इसीलिए इन सबको हम ए माइटोसिस कहते हैं। बात क्लियर है? यस एवरीवन? क्या कहते हैं? क्योंकि जो जो कंडीशन हम माइटोसिस में देखते हैं वो सारे कंडीशन आपको यहाँ देखने को नहीं मिलते, है ना। कुछ ना कुछ डिसोबे हो रहा है, और इसीलिए इन सबको हम लोग ए माइटोसिस कहते हैं। जैसे पैरामीशियम, ठीक है, पैरामीशियम में बेटा दो दो न्यूक्लियस होते हैं, 2 न्यूक्लियस होते हैं पैरामीशियम। अगर पैरामीशियम में 2 न्यूक्लियस होते हैं तो बच्चों वो माइटोसिस को मैं क्या बोलूंगा, उसके डिवीजन को क्या बोलूंगा? ए माइटोसिस। फिजन को, बाइनरी फिजन जहां जहां होता है वो सब ए माइटोसिस है। एवरीवन? यस? सो सर, व्हाट इज माइटोसिस? नाउ विल अंडरस्टैंड दिस। पहली बात तो बेटा माइटोसिस इज एन इक्वल डिवीजन। बहुत बेसिक समझो है, बेसिक कंसेप्ट। देखो बच्चों, आपके सेल्स में है ना 23 एंड 23 ऐसे है ना, 2 सेट है क्रोमोसोम्स के। ठीक है। अब हम कैसे बोल पाते हैं? अगर हम स्पर्म सेल को देखेंगे तो स्पर्म सेल में सिर्फ 23 क्रोमोसोम होते हैं, तो इसको मैंने एन नंबर कहा। अगर हम एग सेल को लेते हैं oocyte फीमेल का, तो उसके अंदर 23 क्रोमोसोम होते हैं, उसको हमने एन नंबर कहा। तो जो आपके बॉडी में, स्किन में, ब्रेन में, लिवर में, किडनी में, जहां पे भी जितने भी सेल है सब 2n है। इसको मैं बोलता हूँ डिप्लॉइड। क्या कहता हूँ इसको मैं? डिप्लॉइड। और इसको क्या बोलता हूँ मैं? इसे मैं क्या बोलूंगा? एप्लॉय मोनोप्लॉइड। ठीक है। तो चलो पहले बेसिक कंसेप्ट बहुत ध्यान से, हाँ सब बच्चों, यहाँ पे बहुत लोग गलती कर देते यार समझने में, है ना, बड़े बड़े लोग गलती करते हैं। देखो सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट है, मतलब बेसिक क्रोमोसोम नंबर वाला कंसेप्ट है। बेसिक क्रोमोसोम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल x। ठीक है। अभी बेसिक क्रोमोसोम नंबर का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक्चुअली कितने क्रोमोसोम है, सेट, वन सिंगल सेट। ठीक है। सो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ए सिंगल सेट। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस में होते हैं। अगर आप ह्यूमंस के बारे में बात करो तो उसका जो एक्स होता है इज इक्वल टू 23, है ना। आपके एक सेट में सिर्फ 23 क्रोमोसोम होते हैं, दैट इज व्हाट योर एक्स नंबर, दैट इज अ बेसिक क्रोमोसोम नंबर। जैसे कि मेंडल के हिसाब से, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, तो पी प्लांट का जो बेसिक क्रोमोसोम नंबर होगा वो होगा 7। जैसे कि बेटा एक है ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला के बारे में भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो ड्रोसोफिला जो है फ्रूट फ्लाई जिसको हम लोग कहते हैं, आप लोगों ने कभी देखा होगा फ्रूट फ्लाई को। ठीक है। तो उसका जो बेसिक क्रोमोसोम नंबर है बेटा वो है 4, सिर्फ 4 क्रोमोसोम उसमें होते हैं। इजी, मतलब ये है एक्स। नाउ दूसरा पॉइंट आता है ना, प्लॉइडी क्या है। ठीक है। तो देखो नंबर ऑफ टाइम्स द बेसिक क्रोमोसोम नंबर एक्स इज प्रेजेंट। ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं बेटा प्लॉइडी। जैसे कि
मतलब सपोज यहाँ पे देखो x वन टाइम अगर प्रेजेंट है, एक ही बार प्रेजेंट, तो उसको मैं बोलता हूँ n. इट इज ओनली वन टाइम, तो वन इज n, तो मैं इसको बोलता हूँ मोनोप्लॉइड. मोनो मीन्स वन. बट इफ इट इज x इज टू टाइम्स, मतलब x प्लस x कंडीशन है, जो हमारे बेसिक जितने भी सेल्स है उनमें होते हैं, उसको बोलते हैं 2n, सो इट्स अ डिप्लॉइड. अगर यही सेट बेटा 3 बार हो तो, जैसे खास करके बनानाज में होता है, तो 3n, इट्स कॉल्ड द ट्रिप्लॉइड. ठीक है. 4 टाइम x अगर प्रेजेंट हो तो बेटा 4n, सो दैट इज अ टेट्राप्लॉइड. ठीक है. तो ये सो ऑन है यार. ऑन मतलब देखो अभी 5 टाइम्स अगर x प्रेजेंट है तो 5n, दैट इज अ, क्या बोलेंगे बताओ इसको यार, पेंटाप्लॉइड. सेम सेम यहाँ पे वही है. 6 टाइम्स होगा तो 6n, सो इट्स हेक्साप्लॉइड. तो आप तो बेटा महान हो, आपको आगे का आता है. हेप्टाप्लॉइड, ऑक्टाप्लॉइड, निनोप्लॉइड, है ना, टेनोप्लॉइड, डेकाप्लॉइड, व्हाटएवर you can see. Why will use a single term, polyploid. ठीक है. Beyond diploid everything is polyploid, you know, single word. But what it means, you know, कि एक सेट है, पर्टिकुलर सेट, जो बार बार रिपीट हो रहा है, किसी भी 3 टाइम है, 4 टाइम है, उसको बोलते हैं प्लॉइडी. नाउ बेसिक पे आते हैं. सर व्हाट इज दिस हैप्लॉइड? ये तो अजीब बात है ना. उसको हम लोग समझेंगे, बट थोड़ी देर बाद में समझेंगे, या नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कि हैप्लॉइड. क्योंकि देखो मैंने कहीं पे भी हैप्लॉइड नहीं लिखा, मैंने लिखा मोनोप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड. सो देयर इज नथिंग कॉल्ड एज अ हैप्लॉइड, यू नो. हैप्लॉइड नहीं होता भाई, होता है मोनोप्लॉइड, डिप्लॉइड. ठीक है. अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ. एक सेल है मेरे पास, बहुत बेसिक बता रहा हूँ, बहुत बेसिक चीज, तो आपको आंसर आ ही जाएंगे. देखो एक सेल है जो डिप्लॉइड है 2n है, तो ये डिवाइड होकर के 2 सेल बनाएगा, तो इससे जो दोनों सेल बनेंगे वो दोनों डिप्लॉइड होंगे, मतलब ये माइटोसिस है. जितनी प्लॉइडी पेरेंट की होती है उतनी अगर डॉटर सेल में आ गई, उसे मैं माइटोसिस कहता हूँ. अगर सपोज पेरेंट सेल ट्रिप्लॉइड है, तो दोनों डॉटर्स अगर ट्रिप्लॉइड है तो माइटोसिस है. ठीक है. अगर बेटा पेरेंट सेल टेट्राप्लॉइड है, दोनों में अगर बेटा टेट्राप्लॉइड कंडीशन आ गई तो माइटोसिस है. ठीक है. तो वट एवर मे बी, सपोज पेरेंट सेल मोनोप्लॉइड है, और बेटा अगर है ना डॉटर सेल में मोनोप्लॉइड, जो भी, इसको इसीलिए मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ, माइटोसिस इज इक्वल डिवीजन. इक्वल डिवीजन मतलब इट ऑलवेज मेंटेन्स द प्लॉइडी नंबर ऑफ पेरेंट सेल इनटू द डॉटर सेल. ठीक है. डॉटर सेल में उतने ही बेटा, तन में थोड़ा तो रुक जाओ है, मैं उस पे आ रहा हूँ. ठीक है. पहले उसी पे पहुंचा रहा हूँ. सो तो गलती से 2 बार डाल दी, मेरे को लगा कि आपके दूसरे है ना. डिवाइस, तो क्या इसलिए बेटा? गलती से, सर मेरे को लगा कि आपके पास दूसरा डिवाइस हो गया है, इसलिए गलती से 2 बार डाल दिया सर. अच्छा. तो यहाँ पे मुद्दा क्या है, सिंपली वन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली इक्वल डिवीजन माइटोसिस में क्या होता है, जो पेरेंट सेल में जितनी प्लॉइडी उतनी डॉटर सेल में आती है, इसी को मैं माइटोसिस कहता हूँ. नाउ विल टॉक अबाउट द मियोसिस. बड़ा ध्यान से देना सब लोग, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है. मियोसिस क्या है देखो. मियोसिस इज अ रिडक्शन डिवीजन. रिडक्शन डिवीजन. अब सिंपली अगर मैं यहाँ पे बोलूं, है ना, यहाँ पे होता क्या है कि मियोसिस में जितनी भी प्लॉइडी पेरेंट की होती है, उसकी एग्जैक्ट हाफ द प्लॉइडी विल बी प्रेजेंट इन द डॉटर सेल. जैसे कि अगर बेटा ये 2n है, तो डॉटर सेल n होंगे. ठीक है. अगर 3n है तो मियोसिस हो ही नहीं सकता, क्योंकि 3n का आधा नहीं होता, क्योंकि ये बेसिक क्रोमोसोम नंबर है ना, x प्लस एक्स प्लस एक्स. सो यू कैन नॉट डिवाइड. एक सेट को आप तोड़ नहीं सकते, समझ रहे हो आप. तो 3n कैन नॉट शो द मियोसिस. अगेन if it is a 4n, it will show the meiosis, all the daughter cell will be 2n. If it is a 5n, the meiosis cannot happen. If it is a 6n hexaploid, the meiosis will show the triploid. If it is a 7n, meiosis not possible. 8n, meiosis possible. 4n. Now what is haploid? What is haploid? Monoploid is the haploid of the diploid. Yes, everyone? Yes, sir. Half. Half the ploidy. N is the haploid.
Why every time in books N is a haploid? Why? Because by default all the animals and plants on this earth are diploid, so N is by default haploid, but N is not haploid, N is a monoploid. समझ रहे हो बेटा? N is a haploid with reference to the diploid. 2N is a haploid with reference to the tetraploid. देखो ये भी haploid ही है यार. 2N is a haploid, half the ploidy of the 4N. Clear है रे बच्चों? Yes sir. What is meiosis? Meiosis में जब पेरेंट की प्लॉइडी एग्जैक्ट हाफ हो जाती है उसको मैं क्या कहता हूँ? दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? द हैप्लॉइड. आर यू श्योर एवरीवन? Yes sir. यस एवरीवन. और दूसरा एक पॉइंट यहाँ पे नोटिस करो कि जब इवन नंबर में प्लॉइडी हो तो ही मियोसिस होता है. ऑड नंबर में प्लॉइडी है तो मियोसिस पॉसिबल ही नहीं है. यस एवरीवन? ऑड नंबर में प्लॉइडी है तो नहीं होगा, क्योंकि बेसिक क्रोमोसोम नंबर आप काट दोगे क्या? 23 को कैसे डिवाइड करोगे? नहीं होता, नहीं पॉसिबल है. ठीक है. हाँ 23 दो पेयर है, एक पेयर एक डॉटर सेल में चला गया, एक पेयर का दूसरा है ना दूसरे में चला गया, ये हो सकता है. और 3 है तो यार एक चला गया दूसरा, बाकी कहाँ जाएंगे? सो इट्स नॉट पॉसिबल. ट्रिप्लॉइड विल नॉट शो द मियोसिस. देयर विल बी जम्बलिंग, देयर इज अ प्रॉब्लम. Okay, and if you are clear about all these things, all the concepts here, I will ask a basic question right now. And the last thing, देखो, a pea plant have 28 chromosome. Okay, condition दी है, देख लो. क्वेश्चन है यार, ये क्वेश्चन है. A pea plant have 28 chromosome. ठीक है. What will be the number of chromosome in its X, N and haploid? ठीक है. So this is a question. Number 1 है ना 7, 14. Number 2 7, 14. Number 3 7, 7. Number 4 7, 14, 7. Tell me the answer. 4 options are there in front of you. तो ये कंसेप्ट ही बताए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर सको. दैट इज व्हाट द पॉइंट. बताओ. व्हाट इज X? X is the basic chromosome number. वो कभी बदलता नहीं. All the organism have their own basic chromosome number. हमारा 23 है, हमेशा 23 ही रहेगा. That is our identity, chromosomal identity. Pea plant का 7 है, pea plant का 7 रहेगा. ठीक है. तो बेटा हमेशा ये याद रखो कि basic chromosome number of pea plant is 7. Everyone is clear? Yes sir. Yes, Okay. Now what is its n number then? 14. n number will be always 7. बराबर है, क्योंकि जितना बेसिक क्रोमोसोम ना वो एक बार रिपीट हो जाएगा. तो n is also 7. It's a monoploid. ठीक है. तो n कंडीशन में भी आपको बच्चों 7 ही क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे. Now what is haploid? देखो यहाँ पे 14. सबसे पहले समझना है, इन्होंने दिया है 28. अगर इन्होंने 28 दिया है तो इसका मतलब वो पी प्लांट जो मेंशन कर रहे हैं वो क्या है? अगर n है तो 7, अगर 2n है तो बेटा 14, 3n है तो 21 और 4n है तो 28. मतलब they have mentioned a plant which is actually a tetraploid 4n. तो बेटा 4n का हैप्लॉइड कितना होगा? 4n का हैप्लॉइड 2n. कितना होगा बच्चों? 2n. 4n का हैप्लॉइड कितना होगा? 4n का हैप्लॉइड 2n होगा ना रे. 4 का आधा कितना होता है भाई? 2n. So answer should be this 7, 7, 14. सर क्योंकि अगर आपने बुक्स को फॉलो किया और आपको पता रह गया हैप्लॉइड मतलब 7, तो आप ये आंसर दे दोगे. That's it, gone. Wrong. Haploid is not, है ना, what you are assuming. Haploid is the half of the ploidy of the parental cell. किसी को डाउट है पूछ लो बच्चों. यस बोलो. सर वो N7 क्यों हो रहा है? N7 इसीलिए होगा क्योंकि N is the
प्लॉइडी, मोनोप्लॉइडी, तो एन में कितने क्रोमोसोम होंगे? 7 ही क्रोमोसोम होंगे। पर सर वो मोनोप्लॉइड है, वो पता कैसे चलेगा? पता कैसे चलेगा? हमें तो देखो पता चलता है जैसे कि हम लोग प्रोसेस करके देखते हैं तो पता चलेगा। सेल लो, उसका सेक्शन लो, उसको कट करो, उसको एसिड बेसिक क्रिस्टियन डाई डालो, डिवाइड करते हुए देखो, काउंट द क्रोमोसोम इन द मेटाफेज, यू विल नो इट। ठीक है, तुम्हारे क्वेश्चन का सिंपल आंसर है, हम क्रोमोसोम को काउंट तभी कर पाते हैं जब वो पूरी तरह से कंडेंस्ड हो, और ये कंडीशन हमें सिर्फ मेटाफेज में देखने को मिलती है। सर हाँ, सर हैप्लॉइड और मोनोप्लॉइड में डिफरेंस क्या होता है? अभी तो बताया, हैप्लॉइड और मोनोप्लॉइड में एक्स डिफरेंस क्या क्या होता है। है? एक्स इज द बेसिक क्रोमोसोम नंबर, जो हर ऑर्गेनिज्म का फिक्स्ड है। 7 क्रोमोसोम होंगे तो दैट इज अ पी प्लांट, 4 क्रोमोसोम होंगे दैट इज ए ड्रोसोफिला, 23 क्रोमोसोम होंगे तो दैट इज अ ह्यूमन बीइंग, इजी। 22 क्रोमोसोम होंगे दैट इज अ चिंपैंजी। डिफरेंसेस है हम सब में, एक हम n सब is में always एक equal to पर्टिकुलर, x. हाँ बोलो। n is always equal to x. देखो प्लॉइडी इज अ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। कितने सेट है? एक सेट है, 2 सेट है, 3 सेट है, 4 सेट है। तो बेटा अगर मैं कहूँ कि है ना बेसिक क्रोमोसोम नंबर एक बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स में 7 बेटा लड्डू भरे पड़े हैं, तो 2 बॉक्स में कितने रहेंगे? 14। वैसा ही है ना, तो इफ n इज अ 1 बॉक्स, तो n में कितने हैं? तो 7 ही है, क्योंकि उसका बेसिक क्रोमोसोम नंबर x है। यस, Yes. सर ठीक है। हाँ बोलो बच्चा। सर ऐसा कोई कंडीशन है क्या जिसमें एक्स और एन अलग हो? x और n अलग हो? हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे कि नॉन डिसजंक्शन अगर हो जाए, क्वेश्चन बहुत डीप है बच्चा, पर समझ लो अभी। देखो नॉन डिसजंक्शन हो जाए तो कभी कभी गैमेट्स जो है ना, एक आधा क्रोमोसोम लॉस कर देते हैं या एक आधा क्रोमोसोम एक्स्ट्रा गेन कर लेते हैं, तो n+1 कंडीशन आ जाती है, या n प्लस व्हाट वी कैन से, है ना, n-1 कंडीशन आ जाती है। ठीक है, तो तब बेटा क्रोमोसोम की संख्या कम या बड़ी हो ज्यादा हो सकती है, बट it will very difficult to understand for you, so I will just say here कि नॉर्मल बातों पे हम लोग बात करें तो x is a number of chromosomes, n is the set of the, है ना, one मतलब how many numbers of set are there, one time it is 7, है ना, it's a 1, ठीक है। n 2 times 7 मतलब 14 क्रोमोसोम है, it's a 2n। about the p plant I am talking about, yes everyone। सर हाँ, अगर क्वेश्चन में 2 पी प्लांट बोला होता तो? 2 पी प्लांट बोले होते तो क्यों एक्स बोल नहीं रहता। मतलब आप क्वेश्चन पूछो ना, आप क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन बनाओ, कैसे बनाओगे, हाउ यू विल मेक इट। If दो पी प्लांट, if हाँ there are बोलो। 2 pea plants having हाँ 28 chromosomes each, what will be the हाँ, number of chromosomes in X and haploid? तो इट विल बी सेम थिंग ना, 2 बोलो, 10 बोलो, 50 बोलो, एनीवन नंबर ऑफ 6, है ना। तो भी बेटा हर एक का प्लॉइडी हम लोग को सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे ये बोलते हैं ना, 2n 1n, एक किसी भी इंडिविजुअल के लेवल पे बोलते हैं हम लोग, पॉपुलेशन के लिए नहीं बोलते। ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स बहुत अलग चीज है, यू आर नॉट तो टॉकिंग इधर अबाउट n7 कैसे होगा? 4n क्यों? क्या बेटा, n7 क्यों है? 4n क्यों? n क्या 7 क्यों? n7 क्यों है, या हमारे अंदर n23, देखो n इज द सेट, ओनली वन सेट इज देयर, n7 नहीं है, n इज 1, 2n इज 2, 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट, ठीक है। Okay. x represent how many chromosomes are there per set, are you sure? Yes, sir. n is not 7, n is 1, just remember, मैं वही तो बता रहा हूँ कब से, n is a 7, मैंने बॉक्स का बताया, मेरे पास एक बॉक्स है, बट एक बॉक्स में 7 लड्डू है भाई, तो 2 बॉक्स में कितने, तो 14। आर यू क्लियर राइट नाउ? सर Yes. हाँ, सर आप ऐसा क्वेश्चन दे सकते हो जिसमें n का वैल्यू अलग हो, मतलब जो सेट है वो ज्यादा हो।
मतलब क्वेश्चन कैसे पूछेगा पता? हाँ सर वैसा। मतलब क्या क्या पूछना चाहता है? सर मतलब दिस ऐसा क्वेश्चन का फ्रेमिंग कैसा होगा जिसमें n का वैल्यू x से अलग हो जाए? n का वैल्यू x से नहीं अलग कर सकते बेटा आप। जैसे मैं कर सकता हूँ, लेट्स डू इट, है ना। हाउ मेनी सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, है ना, हाउ मेनी सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है, हाउ मेनी नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं बोला, देखो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज डिफरेंट। सेट्स ऑफ क्रोमोसोम इन ए प्लांट कंसिडर्ड एज ए पेंटाप्लॉइड, बताओ। एक को मैंने पेंटाप्लॉइड कहा तो उसमें कितने सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होंगे? आंसर इज 5, 5 सेट, ठीक है। नाउ सपोज मैंने यहाँ पे है ना सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, तो 5 सेट्स ऑफ ए पी। नाउ है ना, नाउ आई विल आस्क द 5 सेट्स of chromosome in the P consist of how many chromosome? Tell me. 5 sets of chromosomes in P consist of how many chromosomes? So answer 10. is 5 into 7. Answer is 35 chromosome because there are 7 chromosome per set. Yes or no? यस सर। हाँ, अभी तो क्लियर है। हाँ सर। और सर यहाँ बिल्कुल। n का वैल्यू 7 रह जाए। क्या बेटा? x का वैल्यू 7 रहेगा ही। हाँ सर। पी हाँ प्लांट है, अगर आपने x का बदल दिया तो वो बेटा पी प्लांट नहीं रहेगा, ये तो इधर क्लियर पहले n समझ। 5 हो गया ना अभी? हाँ n 5 हो यस, गया। ये 5n हो गया। 5 सेट से मतलब 5n, पेंटाप्लॉइड मतलब 5n, तो 5n है तो 5 बार सेट रिपीट हुआ ना, रिपीटेशन ऑफ द 5 टाइम्स। Yes. Same set is repeated 5 times. For the human beings, the 5 sets will be 5 into 23. For Drosophila, the 5 means 5 into 4. So this is what the x, this is the x, this is the x. ठीक है, पक्का है ना। यहाँ पे वही लिखा है, अगर आप देख पा रहे होंगे, जस्ट सी इट, दिस इज 6x, 6 into s। तो कितनी बार है बेटा 6n, मतलब 6 into x, so that is 6 times x। मैंने यहाँ पे भी करके दिखा है, x plus x plus x, 3n। What is 4x? The x plus x plus x plus x, because suppose 7 है तो 7 plus 7 plus 7 plus 7 पर total 28। What is that? Yes, Yes, sir. ठीक है, okay। Now if you got it, this is what the question they will ask you, and don't get confused with the monoploid and haploid. Haploid is always the half the ploidy of the parental cell। तो मियोसिस में पेरेंट प्लॉइडी की एग्जैक्ट हाफ हो जाती है। माइटोसिस में जितना प्लॉइडी पेरेंट में है उतना ही डॉटर में मेंटेन्ड रहता है। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes. है ना, ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन द माइटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है। The ploidy of the parental cell will remain as it is in the daughter cell mitosis. The parental ploidy will be reduced to half in the meiosis. That's it. Simple. Very simple. Yes, everyone? है ना? अच्छा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, बहुत सादा क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, ठीक है, बहुत सादा क्वेश्चन कि a fruit fly having 20 chromosome okay? What is its ploidy number? बताओ। 5. आसान है ना ये, क्यों? आपको पता है, ये देखो बेसिक क्रोमोसोम नंबर कितना है इसका, 4 है, यहाँ पे कितना दिया है 20,
है ना, सिंपल है ना। तो ऑब्वियसली बेटा ये 5n होगा ना। आ गया है सबको? आसान है यार, कुछ नहीं है, इजी। 5n है, 5 है ना 5 4 ज़ा 20, 5 सेट्स होंगे तभी तो इसमें 20 क्रोमोसोम हो सकते हैं ड्रोसोफिला में, नहीं तो हो सकते नहीं हो सकते, बिकॉज उसका बेसिक क्रोमोसोम नंबर 4 है। एवरीवन इज क्लियर बच्चों? यस सर। बहुत बढ़िया। यस, प्लॉइडी इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डिवाइडेड बाय x। बिल्कुल सही। देखो हर बार हमें फॉर्मूलाज बनाने की जरूरत नहीं है, इट्स जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग। मतलब फॉर्मूला तो है, डेफिनेटली है, बट जस्ट इट इज यू नो लुक इट इन प्रॉपर वाइज वे, यू विल नो इट, है ना, ऑब्वियसली। ठीक है, सो आज के लिए बस बेटा यहाँ पे हम लोग रोकते हैं। नेक्स्ट टाइम अगर आपके पास कोई रेफरेंस है तो आप पढ़ के आओ, अदरवाइज हम सेल डिवीजन के जो स्टेप्स है ना, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं ऐसे ही, तो ऐसे ही प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करेंगे, और किस तरह से डीएनए का काउंट होता है पिकोग्राम्स में, नंबर्स में, कैसे आप कैलकुलेट करोगे, इसका कैलकुलेशंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सेल डिवीजन के बताऊंगा। तो आज को बेटा हम लोग यहाँ रोकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट सर, थैंक यू, बाय। Thank you, sir. Yes, sir.